अगली सुबह जियांग युनयुआन फिर भी जल्दी घर से बाहर निकल गई। वू शिवमेई ने जिज्ञासु होकर पूछा, आज तुम कहाँ जा रही हो? जियांग युनयुआन ने बस हल्के अंदाज में कुछ कह दिया कि उसे कुछ काम था और वू शिवमेई के आगे पूछे बिना ही चल दी। वू शिवमेई उसकी पीठ को देखते हुए बेबस होकर सिर हिला दी। बच्ची बड़ी हो रही है, अब तो मेरा कुछ भी काबू में नहीं है। मैं 2 दिन से आराम कर रही हूँ, पर पूरा दिन घर पर नहीं रही। वान छिक्सन अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराए और बोली, पिछले दिनों की बातें तुम्हें याद नहीं? जब बच्ची बड़ी हो जाए तो उसे खुद को संभालने दो ना। वैसे भी आप पढ़ाई को लेकर चिंता होती है, छुट्टी मिलना तो मुश्किल है। भविष्य में तो शायद एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर अब खेलने नहीं दिया तो फिर कब दिया जाएगा? वू शिवमेई ने बस हल्की सी सांस ली और कुछ नहीं कहा। जैसे ही जियांग युनयुआन दुकान के दरवाजे तक पहुंची, हु शियाचेन भी साइकिल पर आ पहुंचा। दोनों ने पहले दुकान को साफ सुथरा किया, फिर हु शियाचेन ने दुकान की सजावट के बारे में योजना बनानी शुरू कर दी। उसने तो रात भर एक ब्लूप्रिंट तक बना लिया था। हालांकि जियांग युनयुआन पूरी तरह से नहीं समझ पाए, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसे बहुत तर्कसंगत लगी। कुल मिलाकर दुकान का सामान्य रुख तय हो चुका था और दोपहर हो गई थी। लंच के बाद दोनों वापस दुकान भी नहीं लौटे। हु शियाचेन से विदा लेकर जियांग युनयुआन अपनी आंटी के घर चली गई। दादी अभी अपनी बहन के घर पर रह रही थी। जब दिन में आंटी घर पर नहीं होती तो दादी कैसे अनुकूल हो पाती, ये सोचकर वह थोड़ी बेचैन थी। आंटी का घर शहर के बहुत पास नहीं, पूर्वी उपनगर में था, जहां कंपनी भी थी, लेकिन शहर से थोड़ा दूर था। जियांग युनयुआन 1 घंटे से अधिक बस में बैठकर घूमती रही, फिर आंटी के घर के पास पहुंच गई। पिछली जिंदगी में कभी यहाँ नहीं आई थी, पर अब अचानक यहाँ आकर खुद थोड़ी उलझन में थी। यादों के सहारे रास्ता पकड़कर वह आंटी के घर पहुंच गई। पड़ोस में बस आवासीय इमारतें थीं, छोटे छोटे 2 मंजिला मकान थे, लेकिन ऊंची इमारतें कहीं नहीं थीं। आंटी का घर एक पुरानी सी आंगन वाली बस्ती में था। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते आंगन की दीवारियों से अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। जियांग युनयुआन दरवाजे पर आकर अंदर झांकी। आंगन में आंटी और दादी दोनों बैठी थीं। उनके सामने 2 पुलिसवाले वर्दी में खड़े थे, कुछ पूछताछ कर रहे थे। जियांग युनयुआन को आते देख आंटी जल्दी से उसके पास आई। युनयुआन, तुम यहाँ क्यों? खाया था क्या? अब तो रात के खाने का भी वक्त गुजर चुका था। जियांग युनयुआन ने हल्की सी सहमति में सिर हिलाया। आंटी, ये लोग कौन हैं? जियांग युनयुआन ने दोनों पुलिसवालों की ओर देखकर जोर से पूछा। लगता था कि उन्होंने दादी की खबर लेने के लिए आना था। आंटी ने उसे पास खींचा और बड़ी खुशी से बोली, इस बार तुम्हारी दादी पूरी तरह से फैसला कर चुकी हैं। अब वह फिर कभी उस घर में नहीं जाएंगी। हालांकि इस बार दादी को बहुत मारा गया था। आंटी को लग रहा था कि यह सब बेकार नहीं गया, क्योंकि इसने दादी की आंखें खोल दी थीं। वही पुलिसवाले अपनी नोटबुक समेट रहे थे। एक बड़े पुलिसवाले ने धीरे से आह भरी और गंभीर चेहरे से दादी से कहा, कॉमरेड माओझेन, आप ज़ोई के साथ शादीशुदा हैं। कई साल हो गए। जैसा कि पुरानी कहावत है, जवान जोड़े समय के साथ बूढ़े साथी बन जाते हैं, लेकिन जब सबसे ज़रूरत होती है तो सबसे आखिरी सहारा आपकी पत्नी ही क्यों हो। उसके बोलने के अंदाज से साफ था कि वह अपने दादा दादी को अच्छे से जानता था। जब मेरी चाची ने ये सुना तो उसे डर लगने लगा कि दादी गलत असर में आ जाएंगी। उस वक्त उसकी दृढ़ सोच फिर से हिलने लगी। वह तुरंत दादी के पास दौड़ी और बड़े पुलिस वाले से बोली, प्रेरित करने जैसा काम मोहल्ला समिति का नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? ये आपको क्या तकलीफ देता है? उस पर वह बोला, वैसे भी हमारी स्थिति बिल्कुल साफ है। हम तो बस यही चाहते हैं कि तलाक हो जाए। हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बस दोनों अलग हो जाएं। चाची को पैसे या किसी और चीज़ की कोई परवाह नहीं थी, बस उसकी ख्वाहिश थी उस जहन्नुम जैसी घर से छुटकारा पाना। और वैसे भी अगर पैसे मांगने की बात करें तो शायद उन्हें कुछ भी न मिल पाए। बड़ा पुलिस वाला और जवान पुलिस वाला एक दूसरे को देखकर फिर से हल्की आह भरते हुए बोले, सिस्टर सी, ये आपके अपने माता पिता हैं, आप तो उनके बच्चे हैं। अपने माता पिता का भला न चाहना और उन्हें तलाक देना, क्या ये थोड़ा बेइज्जती नहीं है? चाची ने ताने से हंसी दी। बिना समय गंवाए बड़ा पुलिस वाला फिर बोला, साथ ही आपकी माँ अब इतनी उम्र की हो गई है, लगभग 60 की। तलाक के बाद उनका क्या होगा? उस समय पास में खड़ी जियांग युनयुआन ने होठ तने। आज भी ज्यादातर लोग परंपरावादी सोच रखते हैं। वो मानते हैं कि मंदिर तो तोड़ा जा सकता है लेकिन परिवार नहीं। उन्हें तलाक की बजाय सुलह करने में ही भलाई नजर आती है। समाज में आज भी यह माना जाता है कि तलाक अच्छा नहीं,
लेकिन चाची ने कटाक्ष करते हुए कहा, क्या करना चाहिए? भले ही मेरी माँ भिक्षा मांगने जाए, वो तो उस घर में मरी नहीं जाएंगी। फिर वो और भी दृढ़ हुई, जहाँ तक मेरी माँ की बुढ़ापे की चिंता है, मैंने उसके लिए पहले ही पूरा इंतजाम कर रखा है। उसे आराम से जीने दूंगी, आपकी कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर उसने हाथ से दरवाज़ा दिखाया और आगे बोली, अगर आप तलाक की जांच करने आए हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर आपका इरादा सुलह कराने का है तो आप यहाँ बेकार आए हैं। मैं आपके थाने से नए अफसर की मांग करूंगी। बड़े पुलिस वाले ने फिर से धीरे से आह भरी, बेटी तुम बचपन से इतनी जिद्दी रही हो। तुम्हारे पापा पहले सेना में थे और देश के लिए सेवा की थी। नगर प्रशासन चाहता है कि उनकी बुढ़ापे की जिंदगी ठीक से बीते, इसलिए हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। लेकिन चाची ने बीच में ही बोल काटते हुए कहा, क्या उन्होंने देश सेवा की तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरी माँ को जिंदा पीटा जाए? ऐसा कौन सा नियम है जिसने ऐसा करने की अनुमति दी? अरे ऐसा मैं नहीं कह रहा था, पुलिस वाला बोला। हम तो बस ये चाहते हैं कि आपकी माँ वापस अपने पति के साथ रहे और हम समय आने पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएंगे। लेकिन चाची ने ताने भरे स्वर में हंसते हुए जवाब दिया, सुरक्षा? आपकी कौन सी गारंटी? मेरी माँ की जिंदगी की गारंटी। इतना कहकर वह और भी अधीर हो गई और दोनों पुलिस वालों को दरवाजे की ओर धक्का दे दिया। ठीक है, अब चलते हैं। अगर आप इस मामले को हल करने में असमर्थ हैं तो फिर अदालत में मिलते हैं। चाची ने बहुत बेफिक्र और परेशान होते हुए कहा, उस वक्त तो मैं तुम्हें थाने भी लेकर जाकर मुकदमा कर दूंगी। देखती हूँ फिर तुम इतने बड़े बड़े बयान जज के सामने कैसे दोगे? चाची ने गुस्से से कहा। दोनों पुलिस वाले ये देखकर चुप हो गए कि उनका इरादा बहुत पक्का था, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं कहा। उनको बाहर भेजने के बाद चाची जोर से दरवाजा बंद कर बैठ गईं। मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। पूरी दुनिया की सारी कौवें काली हैं, आदमी तो आदमी का ही साथ देता है। चाची भड़क कर बोल पड़ी। वू शुई अपनी पत्नी को मारने तक जा पहुंचा था, फिर भी वे उसके चेहरे को सहलाकर माफी मांगने की बात कर रहे हैं। जियांग युवान चाची के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर जल्दी से कहने लगी, अच्छा अच्छा, इतना गुस्सा मत करो, ये सब बिल्कुल भी फिजूल की बात है। जियांग युवान के समझाने पर चाची धीरे धीरे अपना गुस्सा कम करने लगी। हाँ, सच में उनके लिए गुस्सा करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, चाची ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उन्होंने जियांग युवान से कहा, तुम बैठो, मैं फल कट कर ले आती हूँ, आराम से खाओ। और फिर बिना किसी मना करने का इंतजार किए वो रसोई में चली गईं। चाची की ये दिखावटी हिम्मत देखकर दादी मुस्कुरा दी और सिर हिलाकर बोली, तुम्हारी चाची बचपन से ही बहुत जिद्दी रही हैं, लड़कों से भी ज्यादा शरारती थीं, अब बड़े होकर भी उसी बहादुरी का ढोंग रचाती हैं। चाची तो बहुत चालाक भी हैं। याद है जब वे थोड़े छोटे थे तब 2 साल तक चुपके चुपके दूसरों के साथ मिलकर गुड़ की पानी बेचने का धंधा करने लगी थी। पर एक दिन तुम्हारे ससुर जी ने पकड़ लिया था और उनके सिर पर ऐसे हाथ पड़े थे कि आधा जीवन ही खत्म हो गया था। उस वक्त जियांग युवान बस 10 साल की थी। चाची के झूठ मूठ के बारे में उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था। चाची ने 2 साल पहले पड़ोसियों के साथ मिलकर साड़ी की दुकान लगाई थी। धीरे धीरे पैसे भी अच्छे खासे कमाए, लेकिन जब दादाजी को पता चला तो सीधे चाची की इतनी बुरी पिटाई की गई कि मन भर गया। चाची ने शुरुआत में तो समझाया भी, अब ऊपर से जब पॉलिसी भी आ गई है, जो कुछ कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, कल को पता नहीं पॉलिसी फिर बदल न जाए। लेकिन दादाजी तो एकदम जिद्दी किस्म के, फिर भी सख्ती से मना कर दिया था। बड़ा भाई बहन भी डर गए थे कि चाची खुद ही जल न जाएं, इसलिए तमाम व्यंग्यात्मक बातें करते रहे, तुम ऐसा मत करो, ये धंधा ठीक नहीं है। लेकिन चाची के तो खून में ही रियलपन था, जितना अधिक समझाया गया उतना ही उन्होंने मन बना लिया था। दादाजी भी गुस्से में सीधे सीधे पीट पीट कर डांट लगाते रहे। अंततः चाची ने हार मानकर अपने कमाए पैसे लेकर भाग खड़ी हुई, कहते हुए, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। आज चाची ने सच में काफी नाम कमाया था, सुचेंग सिटी की एक नामचीन महिला बन गई थी। हालांकि बड़े अफसरों के सामने बहुत कुछ नहीं थी, पर नीचे वालों से बहुत ऊपर जरूर थी। दादी फिर एक बार गहरी सांस लेकर कहने लगी, अफसोस है, इतनी जिद्दी हैं, कौन सा आदमी उनको संभाल पाएगा भविष्य में। चाची अब 33 साल की हो चुकी थी और गांव में तो जैसे अभी से ही बुढ़ापा आने वाला था। जियांग युवान ने दादी की बातें सुनी, मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, दादी, किस्मत के मामले में जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब वक्त आएगा, भले आप चाहो या ना चाहो,
वो आपके पास आ जाएगा। मेरे ख्याल से चाची अभी बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हैं। वो अपने आज के जीवन का पूरा आनंद ले रही हैं। सिर्फ शादी के लिए शादी करना जरूरी नहीं है। क्या अच्छा नहीं है कि वर्तमान में खुश रहो। फिर चाची जो फल की थाली लेकर आई थी। जियांग युवान ने युवान की बात ध्यान से सुनकर सहमति में सिर हिला दी और मुस्कुराकर बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में तुम इतनी समझदार हो, और तुम बिल्कुल मेरे जैसे लगते हो जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। सच में, दादी का अंदाज उन लोगों की सोच से अलग था। वो बस इतना सोच रही थी कि उसकी बेटी की शादी में हुई नाकामयाबी की वजह से उसकी बेटी अब शादी से डरने लगी थी और शायद इसलिए उसने शादी करने से मना कर दिया था। तुम आज अच्छी जिंदगी जी रही हो, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि 30 साल बाद क्या होगा? दादी ने बात आगे बढ़ाई। 30 साल बाद तुम 60-65 साल की हो जाओगी। तब चल फिर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। कोई नौकर नहीं होगा। सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो अगर तुम्हें घर में ही गिरना पड़े तो कौन खबर लेगा? माई ने उसकी बातें सुनकर कोई असर नहीं लिया। वो फल की थाली अपनी हाथ में लेकर मेज पर रख दी, अपनी तेज नजरें दादी पर टिकाए बोली, बच्चे तो कर्ज होते हैं। कुछ कर्ज वसूलने वाले होते हैं और कुछ चुकाने वाले। कैसे तय करोगे कि तुम्हें कर्ज वसूलने वाला ही मिलेगा या चुकाने वाला? अगर तुम्हारे जैसे वो यूजन और वो वेजुओ हुए और फिर ऐसे बहू मिली जो तुम्हारा विरोध करें, तो जीने का क्या मतलब? दादी सिर हल्का झुकाकर बोली, मैं मानती हूँ कि मैंने बच्चों की सही परवरिश नहीं की, लेकिन सिर्फ इसलिए कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, क्या पूरी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? माई ने अपनी भौहें चढ़ाई। क्यों नहीं? अगर रिस्क है तो बस खत्म कर दो। माता पिता की जिम्मेदारी होती है, तुम्हें जन्म देने के बाद कुछ तय करना चाहिए। जैसे कि तुम्हारी शादी न होना, इससे कितने लोग ताने कसते हैं। ये हमारी ही परवरिश की कमी है। लेकिन माई को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर जिंदगी में हम हर बार दूसरों की बात सुनकर जीने लगे, जैसे हर कोई शादी कर चुका है तो मुझे भी करनी पड़ेगी, तो ये कैसी जिंदगी बन जाएगी? इतना थकावट भरा क्यों जीना? जियांग युवान एक तरफ बैठी थी। माए और दादी की बहस को बड़े चुपचाप देख रही थी। एक नाशपाती उठाए और बड़े जोर से काट ली। दादी समझ गई कि वो कुछ नहीं कर पाएगी, तो चुपचाप रह गई। जैसा युवान ने अभी कहा, मैं शादी इसलिए नहीं कर रही कि अभी तक सही इंसान नहीं मिला। अगर सही मिल गया तो मैं भी शादी कर लूंगी, माई ने धीरे से कहा। वो अपने माता पिता की नाकामयाबी से डरती नहीं थी। इसके उलट उसके दिल में एक जोरदार मोहब्बत की चाहत थी। अगर साथ उम्र भर न चल सका तो भी कोई अफसोस नहीं होगा। बस अभी तक सही इंसान नहीं मिला। जब तुम 70-80 की हो जाओगी और कोई चाय पूरी तक परोसने वाला नहीं होगा तो रोगी, दादी ने फिर से कहा। माई ने तंज भरी मुस्कान दी और जवाब दिया, तो फिर तुमने 4 बच्चे दिए, तुम्हें तो कोई मिला। दादी कुछ कह नहीं सकी। तो फिर मेरी चिंता छोड़ दो, ठीक है? अपनी प्यारी बेटी की तरह, माई ने थोड़ी शरारत से कहा। दादी बस सिर हिलाकर चुप हो गई। जियांग युवान बैठी रही। वो दोनों की बातें सुनकर एक अलग सी दिलचस्पी महसूस कर रही थी। जब दादी यहाँ आई थी तो पहले के मुकाबले ज्यादा खुलकर बात कर रही थी। पहले वो हमेशा सतर्क रहती थी, इतनी कि अपनी बात कहने की हिम्मत भी नहीं करती थी। काश उसने लोगों की बातों में आकर जल्दी उठकर घर से बाहर निकल लिया होता, तो शायद उसे इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन उसने कई बार चुप रहना सीखा था, हर बार शब्दों को निगलना, हर बार खुद को दबाना। चाहे दादी कितनी भी समझाने लगी, मेरी चाची अपनी बात पर अड़ गई। वो सिर्फ शादी करने के लिए शादी नहीं करना चाहती थी। उनका मानना था कि अगर तकदीर में लिखा है तो सही वक्त पर सही इंसान मिल जाएगा और शादी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई अच्छा नहीं मिला तो अकेले रहने में उन्हें कोई परवाह नहीं थी। जिंदगी जीने के लिए होती है, सब कुछ आपकी पसंद पर निर्भर करता है। दादी ने देखा कि चाची को मनाना बेकार है, इसलिए उन्होंने चुपचाप मान लिया। जियांग युनिवान ने भी समझाने की कोशिश की, हाँ सासू माँ, चाची अब छोटी नहीं है। वह अपनी जिंदगी का फैसला खुद समझती हैं, आपको उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। दादी को ये बात सुनकर हंसी आ गई। तुम छोटी हो, क्या जानती हो? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहुत कुछ जानती हूँ। जियांग युनिवान भी मुस्कुराकर जवाब दे दिया। यही थोड़ी देर के लिए आंगन हंसी से भर गया। युनिवान, बाद में अपने पेरेंट्स को बुला लेना, रात को सबको खाने पर बुलाऊंगी, चाची ने जोर से कहा। जियांग युनिवान ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे समझ गया हो। फिर वह घर की ओर बढ़ा फोन करने। थोड़ी ही देर में वो शिवमेई और वान झिक्सन साइकिल पर आ पहुंचे। उनकी साइकिल को पहले कस्बे के थाने के गेट पर रखा गया था।
ऐसा लग रहा था कि आज वही साइकिल लेकर वापस लौटे थे। मैंने कहा था, कहाँ चली गई थी, यहाँ आ गई। वो शिवमयी मुस्कुराकर बोली। फिर उन्होंने दादी की तरफ देखा और पूछा, माँ, आज आप कैसी हैं? दादी ने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया कि अब सब ठीक है। डॉक्टर भी नहीं सोचते थे कि इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगी। दादी ने हंसते हुए कहा। वाकई उस दिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर ने तो आखिरी अल्टीमेटम तक जारी कर दिया था और परिवार वालों से मानसिक तैयारी भी करवा ली थी। पर कौन सोचता था कि 2-3 दिन में ऐसी चमत्कारी रिकवरी हो जाएगी। खैर, ध्यान रखना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उन्हें छूट नहीं दूंगी, चाची ने गुस्से में अपनी माँ से कहा। हालांकि दादी के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी थी, पर उनकी आंखें राहत से चमक रही थीं। वो तुम्हारे पिता हैं, चाहे दिल में कितना भी नापसंद करो, बाहर कभी इतना जाहिर मत करना कि लोग तुम्हें और तुम्हारे घरवालों को ही दोषी मान ले, दादी ने समझाया। उन्हें पता था कि शब्दों की ताकत कितनी भयानक होती है। शादी से पहले एक गांव में एक नई बहू थी। वह सड़क किनारे बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। एक बुजुर्ग पुरुष ने बच्चे की मासूमियत देखकर उसके चेहरे को प्यार से छुआ। यह एक सामान्य सी बात थी, पर गांव की एक चुगली करने वाली औरत ने इसे उल्टा सीधा रंग दिया, कह दिया कि बुजुर्ग ने बहू की छाती छुई। ये बातें पहले सिर्फ हंसी मजाक में चली थी, लेकिन कैसे भी हो गई, सबकी जुबां पर चल पड़ी। आधे दिन में तो ये अफवाह पूरे गांव में फैल गई। छोटी बहू ने खुद को साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस बुजुर्ग ने साफ मना कर दिया, कहा, इस मामले को बेवजह न बढ़ाओ। बस ऐसे ही कुछ दिन बाद सब भूल गए। पर अफवाहें ऐसे नहीं रुकती। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हर जगह लोग उसे चुपचाप ताने मारने लगे। कुछ बुरे लोग तो मौके का फायदा उठाने की साजिश करने लगे। अगर बहू ने जोर से इनकार किया तो लोग कहते, देखो कितनी बनावटी और घमंडी है, असल में तो वह खुद ऐसी है। इस तरह उस बेचारी बहू के पास अपनी निर्दोषता साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अंत में वह गांव के प्रवेश द्वार पर बड़े पीपल के पेड़ पर खुद को फांसी देने वाली वह बीबी भीड़ की बातों की झड़ी सहन नहीं कर सकी थी। दादी उस वक्त भी जवान थी, लेकिन उस दृश्य की याद उनके दिल में आज भी ताज़ा थी, और यह बहुत ही दिल दहला देने वाला था। छोटी बहू ने अपनी मासूमियत साबित कर दी थी, लेकिन उसके शव के सामने कुछ लोग ये कहते नहीं थकते थे कि उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वह शर्मिंदगी से सह नहीं पाए। बेटी कितनी नादान थी, 1 साल भी पूरी नहीं हुई थी, माँ को खो बैठी। दादी की नज़र में जो भी अफवाह फैलाने वाला था, वे सब कातिल थे। अफवाहें कितनी खतरनाक होती हैं, तुमने कभी इसका सामना नहीं किया, इसलिए समझ नहीं पाओगी। ये बेबसी का वो एहसास है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दादी ने धीरे से कहा, जो लोग अफवाहें फैलाते हैं, उन्हें सच्चाई से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें बस अपना मनोरंजन चाहिए और अपनी नीच सोच को तृप्त करना होता है। छोटी बहू ने फांसी पर झूलकर अपनी जिंदगी का अंत कर दिया। उसके मुंह से निकलते आंसू उसके माता पिता ने सहमी आंखों से उसके शव को गले लगाया। ससुराल वाले ठंडे दिल से देखते रहे और उसके पति ने 3 महीने बाद दूसरी बहू ले ली। छोटी बहू धीरे धीरे सबकी यादों से मिटती चली गई। अब उसे याद करने वाला कोई नहीं बचा, नहीं कोई सोचता था कि इसमें कुछ गलत था। गलती केवल इतनी समझी गई कि वह औरतों की मर्यादा में नहीं बसी। सिर्फ उसके माता पिता ही उसे याद रखते थे, और उस पुरुष बुजुर्ग की गलती जिसने सब विवाद की चिंगारी जलाई, उसे कभी छूने की जहमत भी नहीं उठाई। आखिरकार वह एक पुरुष था। स्पष्ट था कि छोटी बहू ने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। ये दुनिया कितनी अन्यायपूर्ण है, ये सोचकर दादी ने हल्की सी आह भरी। जियांग यून्युआन को समझ नहीं आ रहा था कि दादी उस वक्त क्या सोच रही थी, तो वह मुस्कुराते हुए बोली, आजकल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अफवाह फैलाना भी गैरकानूनी है, तोहमत लगाना भी अपराध है। वहीं पास में खड़ी वो सियाओमेई, जिसने पहले खुद अफवाहों का शिकार होकर बहुत कुछ सहा था, बार बार कह रही थी, बिल्कुल नहीं। जो लोग बिना वजह अफवाहें फैलाते हैं, उन्हें तो जेल में डाल देना चाहिए। फिर देखो कौन दोबारा अफवाह फैलाने की हिम्मत करता है। इतना कहकर उसने सबको बताया कि पहले जियांग यून्युआन के साथ क्या क्या हुआ था। ऐसी भी बातें होती हैं, फिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया? दादी हैरानी से पूछ उठी, लेकिन वो सियाओमेई ने सिर हिलाते हुए कहा, बताने से क्या होगा? जैसे किसी के चेहरे पर मुंह उगाया हो, क्या उसे रोक सकोगे? बताने से तो बस चिंता बढ़ेगी और स्थिति वैसे की वैसे बनी रहेगी। लेकिन मेरी चाची इससे सहमत नहीं थी। उन्होंने कड़क स्वर में कहा, तुम गलत सोचती हो। भविष्य में अगर फिर कभी ऐसा कुछ हुआ
तो सीधा मुझे बता देना, मैं खुद जाकर उस मुंह तोड़ दूंगी। सबके हंसने पर माहौल हल्का हो गया। सच कहूं तो मेरी चाची का मिजाज बिल्कुल मेरे दादाजी जैसा ही था। तो तुम खींच भी सकते हो, लेकिन फिर खुद को फांसी मत लगाना, वो स्याओमी मुस्कान के साथ चुटकी लेती बोली। मेरी चाची कभी सोजो सिटी की चमकदार युवा थी, कंपनी चलाती थी। हर कदम का संबंध उनके व्यवसाय से था। उससे पहले कि चाची कुछ कहती, वो स्याओमी ने फिर पूछा, ठीक है, अब तो शाम हो गई, खाना क्या बनाना है? चलो सब्जी मंडी चलते हैं। यहाँ दूर दराज इलाका था, मंडी पास में नहीं थी। चून की दादी की तबीयत थोड़ी नाजुक थी, इसलिए वान चिक्सिन को घर पर दादी के साथ रहने के लिए कहा गया। वान चिक्सिन बस थोड़ी देर आराम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। चाची किचन में गईं और एक सब्जी की टोकरी निकाल ली, फिर सबने साइकिल उठाए और सब्जी मंडी की ओर चल दिए। मेरी चाची शुरू में वो स्याओमी की साइकिल की पीछे की सीट पर बैठना चाहती थी, लेकिन जियांग यून्युआन ने उन्हें अपनी साइकिल के पीछे अपनी सीट पर खींच लिया। मेरी चाची ने झिझकते हुए जियांग युवान की नन्ही सी बाहों और टांगों की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, तेरी ये छोटी छोटी बाहें टांगे हैं, क्या मुझको उठा भी सकती हैं? मेरी चाची ने सिर्फ मेरे दादा की जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव नहीं अपनाई थी, बल्कि उनकी लंबाई भी मिली थी। शायद उनकी असल ऊंचाई 170 पहले मीटर से भी ऊपर थी। इसी वजह से चाची 24-25 साल की उम्र तक भी गांव में ही रही और शादी नहीं हुई थी। आजकल के लड़के थोड़ा बहुत दिखावे वाले होते हैं। उन्हें लगता है कि हर चीज में उन्हें महिलाओं से मजबूत होना चाहिए। अगर कोई महिला उनसे एक सिर ऊंची हो जाए तो वह खुद को कमतर समझते हैं। इसलिए भले ही चाची बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शादी के लिए तैयार उम्र की लड़कियों में वे ज्यादा लोकप्रिय नहीं थीं। उस समय तो गांव के दक्षिणी इलाके का कोई भी एक पैर से कमजोर आदमी भी शादी का प्रस्ताव लेकर आता था, लेकिन किसी ने भी चाची को पसंद नहीं किया। लेकिन चाची की सोच तो अलग थी। शादी का झंझट नहीं, पैसा कमाना ही उनका मकसद था। आदमी तो बस उसके पैसे कमाने की राह में रुकावट है। चाची हमेशा यही कहती थी। जियांग युवान चाची की बात ध्यान से सुनती रही। फिर उसने हाथ उठाकर पीछे वाली सीट पर 2 बार थपकी दी और मुस्कुराकर बोली, क्या तुम खुद नहीं जानती कि कर सकती हो या नहीं? क्यों नहीं एक बार कोशिश कर लेती? वो शिवमेई भी पास में मुस्कुराए और बोली, तुम सोचती हो युवान बहुत पतली है, लेकिन हकीकत में बहुत ताकतवर है। इस पर चाची ने और कुछ नहीं कहा। पीछे बैठा हुआ वो शिवमेई जियांग युवान को साइकिल चलाते हुए देखकर थोड़ा आराम महसूस करने लगा। कुछ ही देर में तीनों सब्जी मंडी पहुंच गए। सब्जी मंडी के गेट पर साइकिल को ताला लगाकर खड़ा कर दिया गया। जैसे ही ताला लगाया, जियांग युवान ने देखा कि कुछ लोग सब्जी मंडी के दरवाजे पर पर्चे बांट रहे थे। पिछली बार घर बेचने वाले पर्चे याद आ गए। जियांग युवान ने चाची का हाथ पकड़ा और कहा, चाची, चलिए जाकर देखते हैं। वो शिवमेई अभी भी साइकिल लॉक कर रही थी, पर दोनों बेपरवाह मंडी के दरवाजे की ओर चल दिए। वो शिवमेई ने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों कितनी निर्दयी हो, मेरा भी तो इंतजार करो। जियांग युवान बिना रुके चाची को उस पर्चा बांटने वाले के पास ले गई और एक पर्चा मांगा। चाची ने पर्चा लिया और उस पर लिखी घर की जानकारी ध्यान से पढ़ी। फिर जोर से पूछा, नई रियल एस्टेट है ये? जियांग युवान हल्की सी हाँ में सिर हिलाई। पहले भी चाची से इसकी चर्चा हो चुकी थी। चाची ने भी कहा था कि एक घर खरीदा जाए जो शहर के करीब हो, ताकि वो शिवमेई और बाकी लोग आकर दादी से मिल सकें। 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर, और यह घर 80-90 वर्ग मीटर का है। मतलब कुल कीमत 40-50 हजार रुपये तक होगी। थोड़ा महंगा तो है, चाची ने धीरे से कहा। पर्चा बांटने वाला युवक अपनी बातों में मशगूल था। आप इतने पैसों में तो शहर में नया घर बना सकते हैं। ऐसा सोचे तो महंगा नहीं है, और अगर हाथ में इतना पैसा नहीं है तो बैंक से लोन भी ले सकते हैं। पर उसकी बातें अधूरी ही रह गईं। चाची ने उसे बीच में ही टोकते हुए पूछा, अगर मैं ये घर खरीद लूं तो क्या ये मेरा ही हो जाएगा? जैसे ही युवक ने कुछ दिलचस्प सुना, वो उत्सुक होकर विस्तार से समझाने लगा। वो शिवमेई ने भी साइकिल लॉक करके उनके पास आकर खड़ी हो गई। जियांग युवान ने चाची का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, क्या वाकई चाची, तुम्हें सच में ऐसा घर चाहिए? घर खरीदना चाहते हो? बोलते ही उसने झांककर जेंग युआनयून को देखा, फिर से समझाने लगा, इस लड़की की बातों में मत आओ। ये मकान तो बहुत महंगा है, इसे खरीदने का क्या फायदा? तुम्हारे अपने घर को ही देखो, जब तुमने लिया था तो सिर्फ 1000 रुपये में लिया था। सामने का आंगन हो या पीछे की जगह,
कुल मिलाकर 100 से भी ज़्यादा स्क्वायर मीटर था। इतने पैसे खर्च करके छोटी सी जगह पर क्यों पैसा फेंकना, जब इतनी बड़ी जगह इतनी कम कीमत में मिल रही थी। उसकी यह बात इतनी जोरदार लग रही थी जैसे जेंग युआनयुंग ने सबको झूठा बता दिया हो। जेंग युआनयुंग मुस्कुराए और बोली, मेरी चाची का जो घर है उसकी लोकेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वहाँ का रेट भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये नया प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। ये शहर के सबसे व्यस्त इलाके में बना है। आगे चलकर इसकी कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आप आज ही खरीद सकते हो, लेकिन 10 साल बाद ये सपना सा लगने लगेगा। तब चाहे मकान पुराना और टूटा फूटा हो, फिर भी खरीदना आसान नहीं होगा, विश्वास करो। सू सिटी का विकास अभी धीमा है, लेकिन आने वाले समय में उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। फिर ये शहर बड़े शहरों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। उस दिन की सोचकर ही आज निवेश करना समझदारी है। वू जिमे को जेंग युआनयुंग की बातों पर शक हुआ, लेकिन मेरी चाची ने झूठे पर्चे बंद कर दिए। मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मैं घर खरीदने के बारे में बाद में सोचूंगी। असल में इतनी बड़ी रकम का फैसला अभी नहीं करना चाहिए। 2 साल पहले ही उनका बिजनेस सही राह पर चल पड़ा है। अभी इतने पैसे लगाना मुश्किल था। अगर 3000 रुपये का ही मामला होता तो झट से खरीद लिया होता। जेंग युआनयुंग ने फिर और नहीं कहा। उसे लग रहा था कि ज्यादा समझाने से ऐसा लगेगा जैसे वो उनका वकील बन गई हो। वो भी जानती थी कि नया मकान इतना आसानी से नहीं बिकेगा। लोग अभी भी पुरानी सोच में फंसे हुए हैं। चाची ने पर्चे सहेजते हुए कहा, चलो चलो पहले सब्जी मंडी घूम आते हैं। जेंग युआनयुंग चुप रही, लेकिन मन में उस मकान को खरीदवाने की सोच अभी भी चल रही थी। क्योंकि सिर्फ घर खरीदने से ही लोग समझेंगे कि भविष्य में संपत्ति कितनी अहम होती है। अगर चाची ने पहला कदम उठाया तो वू जिमे और बाकी लोगों को भी समझाने में आसानी होगी। अब वू जिमे को तो यकीन भी नहीं था कि आने वाले वक्त में मकानों की कीमत इतनी आसमान छू जाएगी। तीनों सब्जी मंडी घूमे और जल्दी से सब्जियां भी खरीद लीं। लेकिन जब जेंग युआनयुंग मंडी के दरवाजे तक पहुंचे तो उसने देखा कि उसके साथ रखा साइकिल गायब था। वो चाची की तरफ देखकर बोली, हमने यही साइकिल रोकी थी ना। चाची ने जल्दी से सिर हिलाया, बिल्कुल यही। क्या चोरी हो गई? ये ख्याल आते ही जेंग युआनयुंग बेचैन हो गई। वो तुरंत सेल्स डिपार्टमेंट में जाकर मालिक से पूछने लगी, भाई साहब, क्या आपने मेरी साइकिल यहीं पर देखी थी? और अपनी उंगली से पार्किंग की जगह दिखाई। मालिक ने उसकी उंगली की दिशा में देखा और बोला, थोड़ी देर पहले मैंने 2 युवा लोगों को कार के साथ यहीं से निकलते देखा था। मैंने भी पूछा था कि चाबी खो गई क्या, पर वो चले गए। साइकिल की पिछली चक्की लॉक थी, इसलिए उसे सिर्फ उठाकर ले जाया जा सकता था। जेंग युआनयुंग ने फिर पूछा, क्या आप बता सकते हैं वे किस दिशा में गए थे? मालिक ने हाथ से दाईं तरफ इशारा किया और बोला, लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। इतने समय में ज्यादा दूर नहीं जा पाए होंगे। अभी भी पकड़ा जा सकता है, शायद आप उन्हें पकड़ सको। जेयांग युआन ने मालिक की उंगली की दिशा की तरफ एक नजर डाली, फिर वू शियुमे और अपनी चाची से कहा, आप दोनों यहीं रुको, मैं जाकर देखती हूँ। इतना कहकर उसने उनके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और तुरंत दौड़ पड़ी। वू शियुमे ने चाची की ओर देखा, फिर बोली, शियुन, तुम यहीं रुको, मैं भी पीछे चल पड़ती हूँ, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। बिना कुछ सोचे समझे चाची ने सीधे कह दिया, चलो साथ चलते हैं, अगर कुछ हो गया तो कम से कम मददगार तो होगा। ये सुनकर वू शियुमे ने कुछ नहीं कहा। दोनों ने मिलकर जेयांग युआन का पीछा किया। जेयांग युआन ने मालिक की उंगली की दिशा का पीछा किया और जल्द ही एक गली के मुहाने पर 2 जवान लड़कों को देखा। दोनों 25 के करीब थे और किसी की बाइक की पिछली चक्की का ताला तार की मदद से खोलने की कोशिश कर रहे थे। जेयांग युआन ने उन्हें देखते ही अचानक हड़बड़ी नहीं दिखाई, बल्कि शांतचित्त होकर उनके पीछे खड़ी हो गई और उनकी हर हरकत को ध्यान से देखने लगी। दोनों लड़कों को शायद किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया था। वे मुड़े और उसकी ओर देखने लगे। जेयांग युआन को देखकर, जो एक छोटी सी लड़की थी, दोनों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, हाथ हिलाकर उसे गाली दी। कहाँ से आ गई हो, छोटी बच्ची, क्या नहीं दिखाई कि ये गलत काम चल रहा है? यहाँ से भाग जाओ। दोनों लड़के स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे, उनके कंधे तक बाल थे और साफ था कि ये थोड़े शहर के टाइप थे। जेयांग युआन ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया, मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये आपकी बाइक है? दोनों ने फिर से उसे एक बार और देखा और फिर जवाब दिया, तेरी क्या बाइक है, हम तो बस चाबी खो बैठे हैं, जल्दी यहाँ से हट जा, अपना काम कर रहे हैं। फिर वे अपनी चाबी खोलने की कोशिश में फिर से जुट गए। लेकिन साफ था कि ये दोनों इस काम में नए थे
और उलझते उलझते ताला नहीं खुल रहा था। जियांग युवान ने अपनी जेब से चाबी निकाली, दोनों के सामने हिलाई और हंसते हुए बोली, चाहिए तो मैं खोल कर दिखा दूं। ये सुनते ही दोनों बदमाश समझ गए कि ये लड़की असल में अपनी ही बाइक की मालिक थी। वे एक दूसरे को ताक झांक कर देखने लगे, फिर बेशर्मी से सामान गिराकर जियांग युवान की तरफ दौड़े। जियांग युवान पहले से ही तैयार थी। जैसे ही दोनों उसके पास दौड़े, उसने तेजी से जमीन से ईंट उठाए और उन पर फेंक दी। दोनों पूरी तरह से अचंभित होकर चिल्लाए। एक की आंख पर ईंट लगी और वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वहीं से वू शियुमेई और उसकी चाची भी आवाज सुनकर तेजी से वहां आ पहुंची। एक आदमी जोरदार गुस्से से जियांग युवान पर झपटा, लेकिन दोनों ने पास रखी लकड़ी की छड़ी उठा ली और उस आदमी पर बेतहाशा वार करना शुरू कर दिया। आदमी जोर से चीखता हुआ खुद को बचाने के लिए हाथ उठाने लगा। जियांग युवान खुद को रोक नहीं पाए और हंस पड़ी। बस करो, अब मार डालो इसे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वू शियुमेई ने भी चुपचाप वार करना बंद किया। कुछ साल पहले होता तो ऐसे चोर को तो मार डालना चाहिए था, वह कहकर चुटकी भर अजीब सी ताने भरी। युवावस्था है, सड़क पर ऐसे काम करना तो इनकी आदत में शामिल है, उसकी चाची ने बीच में आकर कहा। फिर पास से टूटी हुई रस्सी उठाई। बहन, इन्हें बांधकर थाने पहुंचाते हैं। स्टेशन। वू शियुमेई ने हल्के से सिर हिलाया। दोनों युवक को रस्सियों से बांधा और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने ही वाली थी। ये देख दोनों युवक घबराकर माफी मांगने लगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे चोरी करने आए थे क्योंकि उनके घर की हालत बहुत खराब थी। लेकिन वू शियुमेई और मेरी चाची उनकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। उनका तो बस यही इरादा था कि उन्हें पुलिस स्टेशन पहुंचाया जाए। गरीबी उनकी अपराध की कोई वजह नहीं बन सकती थी। ये देख दोनों युवक समझ गए कि अब मिन्नतें करने से कुछ नहीं होगा, तो फिर उन्होंने फिर से संघर्ष करना शुरू कर दिया। आखिर वो तो पुरुष थे और उनमें कुछ ताकत भी थी। जैसे ही वे छूटने ही वाले थे, जियांग युवान ने सीधे उनके घुटनों पर ताबड़तोड़ किक मारी, जिससे दोनों ने दर्द से दांत पीस लिए। अगर फिर भागने की कोशिश की तो मैं गारंटी नहीं दूंगी कि तुम पुलिस स्टेशन तक जिंदा पहुंचोगे, जियांग युवान ने कड़क आवाज में कहा। दोनों युवक डर के मारे सन रह गए। उनकी आंखों में उसके इरादों की गंभीरता साफ झलक रही थी, इसलिए अब उन्होंने हिलना डुलना छोड़ दिया। खुशकिस्मती से पुलिस स्टेशन दूर नहीं था, इसलिए वे तीनों जल्दी से उन दोनों युवक को पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दिए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर दोनों युवक पहले तो झूठ बोलकर अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगे, लेकिन जियांग युवान की बेबाकी और सच्चाई ने उन्हें चुप करा दिया। पुलिस स्टेशन से निकलकर तीनों घर की ओर बढ़े। चाची ने जियांग युवान की ओर एक बार से नजरें दौड़ाईं और बड़े स्वर में पूछ दिया, तुम्हें तो कुछ दिन में फुर्ती भी बढ़ गई है, क्या तुम्हारी सेहत अब ठीक हो गई है? बात करते हुए उन्होंने जियांग युवान को ऊपर से नीचे तक टटोला। वाकई ऐसा लग रहा था कि ये बहू पहले से बहुत बदल गई थी। न सिर्फ उसकी शक्ल सूरत अब ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, बल्कि उसका स्वभाव, उसका हौसला भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा था। लग रहा था जैसे कोई नया इंसान बन गई हो। जियांग युवान ने चाची की नजरों को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, लोग तो हमेशा बदलते हैं चाची, जब हम बड़े होते हैं तो बदलना भी जरूरी होता है। बस मैं वही हूँ जो मैं हमेशा थी, बाकी सब तो चलने दो। चाची ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, 2 बार पलकें झपकाईं, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर कुछ कहे बिना चुप हो गई। जब जियांग युवान और बाकी लोग पुलिस स्टेशन से बाहर आए तो ज्यादा देर वहीं नहीं रुके और सीधे घर वापस लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने वान झीशन और बाकी लोगों को ये पूरी घटना बताई। ये सब सुनकर वे बहुत ही घबराए हुए थे। सुनने में तो कहा जाता है कि सू सिटी बहुत सुरक्षित जगह है, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ इतनी चोरियां हो रही हैं? वान झीशन ने गहराई से कहा। फिर उसने याद किया, पिछले महीने तो मेरे पास कुछ पैसे थे, पर किसी चोर ने चुपके से जेब काट ली थी। चाची भी बार बार यही बात दोहरा रही थी, आजकल नौकरी मिलना भी मुश्किल हो गया है। लोग मेहनत करना छोड़कर जल्दी पैसा कमाने के लिए चोरी जैसे रास्ते अपनाते हैं। ऐसे में चोरी तो बढ़ेगी ही, सिर्फ सू सिटी ही नहीं, अब तो पूरा देश इसी हाल में है। ये सब सुनकर दादी बड़ी चिंता से बोली, अब तो बहुत असुरक्षित हो गया है। आप लोग, खासकर जो रोज काम पर जाते हैं, खुद का ध्यान रखना चाहिए। जियांग युवान ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। फिर खाना खाने के बाद जियांग युवान और बाकी लोग ज्यादा देर नहीं रुके। वे उठकर अपने अपने घर जाने के लिए चल पड़े।
चाची ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ते हुए कहा, रास्ते में ध्यान रखना। रास्ते भर वे हंसते खेलते बातें करते हुए अपने घर लौट आए। घर आकर वू शिवमेई ने वान झीशन से जोर से कहा, मुझे तो यही सोच रही हूँ कि कब दादी को भी बुलाकर एक बार साथ में खाना खाएंगे। वू शिवमेई की दादी से तात्पर्य वान झीशन की माँ से था। ये सुनकर वान झीशन की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही बात है, दोनों बुजुर्गों का मिलना अच्छा रहेगा। मैं सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। वू शिवमेई ने उस पर एक तंज कसते हुए नजर डाली, क्या तुम भी मुझ पर यही गुस्सा निकाल रहे हो? क्योंकि वू शिवमेई की वजह से वान दादी ने यहाँ कभी कदम नहीं रखा था और वान झीशन तक अपने घर से अलग होकर रहने लगे थे। वान झीशन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें शिकायत करने की क्या जरूरत है? मुझे तो लगता है दादी खुद भी बहुत चिढ़ाती हैं। हम साथ नहीं रहते तो वो मुझे तंग भी नहीं कर पाती। फिर उसने वो शिवमेई का कंधा थामते हुए कहा, तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि तुमने मुझे अपने यहाँ रखा, वरना मैं कहाँ रहता पता नहीं। हालांकि वान झीशन दादी वान के साथ नहीं रहता, फिर भी कभी कभी उनके पास मिलने जाता रहता था और वो शिवमेई भी कभी कभी दादी के घर जाती रहती थी। बस साथ में नहीं रहने से इतनी जद्दोजहद नहीं होती थी। वान दादी अब बूढ़ी हो चली थी, पहले जैसी सख्ती नहीं रही। अब ज्यादा बात नहीं होती थी, बस कभी कभार मिलने पर थोड़ी बातें हो जाती थी, पहले की तरह झगड़े नहीं होते थे। जियांग युवान ने दोनों को प्यार से एक दूसरे के साथ मस्त देखा, लेकिन उन्हें ये सब पसंद नहीं आया, तो वह धीरे से अपनी तरफ मुड़कर अपने कमरे में चली गई। स्पेस में थोड़ी बहुत व्यस्तता के बाद देर भी हो गई थी। उसने नहाया और आराम करने चली गई। अगले कुछ दिनों तक हर क्लास खत्म होते ही जियांग युवान पहले सू सिटी यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में जाकर आड़ू बांटती, फिर बिना रुकावट सीधे दुकान पर भाग जाती। हु ऑक्सियनचेन पिछले 2 दिनों से दुकान की सजावट में पूरी तरह व्यस्त था। जब जियांग युवान वहां पहुंची तो वह डेकोरेशन टीम को कुछ समझा रहा था। जैसे ही उसने जियांग युवान को देखा, उसने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, युवान तुम सही समय पर आए हो। आओ देखो तुम्हें कौन सा स्टाइल पसंद आएगा। जियांग युवान ने ड्राइंग पर नजर डालकर अपना पसंदीदा स्टाइल चुन लिया। हु ऑक्सियनचेन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और डेकोरेशन टीम के कप्तान से कहा, छत पर फैन लगाने के लिए तार जरूर छोड़ना, जब समय आएगा तो फैन भी लगवा लेंगे। डेकोरेशन टीम के कप्तान ने जवाब दिया, समझ गया सर। फिर हु ऑक्सियनचेन ने बातचीत पूरी की और आगे की योजना पर ध्यान देने लगा। वह मुस्कुराए और जियांग युवान से बोली, जैसा तुमने कहा, हम अभी जो सोच रहे हैं वो तो एकदम सादा और मिनिमलिस्ट डेकोरेशन होना चाहिए, जितना सादा हो सके। फिर जब ये दुकान मुनाफा देने लगेगी तब हम आसानी से इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। जियांग युवान ने सिर हिलाया और उसे दूसरे कोने पर जाकर बात करने का इशारा किया। इन दिनों तुम बहुत थक गए हो, बार बार बाहर जाओ, डेकोरेशन का काम देखो, तुमने बहुत मेहनत की है। इसके अलावा जो पैसे तुमने डेकोरेशन में लगाए हैं, मैं फिलहाल तुम्हें वापस नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास फंड्स बहुत सीमित हैं। तो कैसे रहेगा अगर तुम यहाँ शेयरधारक बन जाओ? जियांग युवान ने बड़ी दिलेरी से कहा, अगर दुकान मुनाफा करेगी तो तुम्हारा हिस्सा रहेगा 2/8 का। तुम्हें कैसा लगेगा? पिछले 2 दिन से उसने भी खूब सोच विचार किया था। उसके पास जो भी पैसे थे वो लगभग सब उसने इसी दुकान में लगा दिए थे। ह्यो शांचन भी इन दिनों लगातार बाहर भीतर भाग रहा था, डेकोरेशन की पूरी प्रक्रिया को फॉलो कर रहा था। जियांग युवान उसके प्रति बेहद कृतज्ञ थी, लेकिन अब उसके पास उसे कुछ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने ऐसा प्रस्ताव रखा। जियांग युवान की बात सुनते ही ह्यो शांचन ने उसे लंबी निगाहों से देखा। अंदर से तो वो तैयार था, पर वह ये दिखाना नहीं चाहता था कि वो तुरंत मान गया, क्योंकि असल में उसकी इच्छा तो ये नहीं थी कि वह इस दुकान का हिस्सा बने। अगर उसे दुकान खोलनी होती तो इतनी जल्दी ये काम नहीं करता। उसने जानबूझकर थोड़ा हिचकिचाता हुआ चेहरा बनाया और हल्की सी भौहें चढ़ाईं। इसी पर जियांग युवान ने समझ लिया कि शायद वो तैयार नहीं है। उसने झट से कहा, अगर तुम्हें ये कम लगे तो हम 3/7 का भी कर सकते हैं। लेकिन ह्यो शांचन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। जियांग युवान ने खुद को रोक नहीं पाया, जोर से कह दिया, सच में इससे ज्यादा तो मुमकिन नहीं है, 4 में से तुम जितना मान लो उतना ही होगा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, अब ज्यादा नहीं होगा, इसे बस स्वीकार करो। ह्यो शांचन ने उसकी परेशान सी नजरें देखीं, फिर हल्की मुस्कान के साथ सोचते हुए सिर हिलाया और बोला, ठीक है, पर
आधे रास्ते में ही उसने फिर से जेंग युआनयुंग की तरफ देखा। जेंग युआनयुंग ने बेसब्री से पूछा, पर क्या? पर जैसा तुमने पहले कहा था, 2-8 का ही हो सकता है, ह्यू शांचन ने कहा। जेंग युआनयुंग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, शक भरी नजरों से। क्या उसकी बुद्धि थोड़ी कमजोर हो गई है? मुनाफा होने पर वह खुद को 4 या 6 हिस्सा देने से मना कर देगा क्या? लेकिन ह्यू शांचन ने बस हल्की मुस्कान दी, कुछ नहीं कहा। जेंग युआनयुंग ने भी कुछ नहीं कहा। अब तो वक्त ही बताएगा कि ये होटल वाकई मुनाफा देगा या नहीं। इंतजार करना ही पड़ेगा। दोनों ने इस पर थोड़ा और चर्चा की, फिर ह्यू शांचन ने उसे फिर से रेनोवेटेड जगह दिखाए और उसकी राय पूछी। जेंग युआनयुंग पूरी तरह संतुष्ट थी। जब समय लगभग पूरा हो गया, ह्यू शांचन ने समय देखा और कहा, अब काफी देर हो गई है, घर देर से जाना सही नहीं होगा, तुम जल्दी चलो। जेंग युआनयुंग ने कुछ नहीं कहा, सिर हिलाया, ह्यू शांचन से विदा ली और वापस लौट गई। घर पहुंचते ही वू ज़ीमे और वैन जिक्सन पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही जेंग युआनयुंग घर के अंदर आए, उसने महसूस किया कि सबका मूड कुछ ठीक नहीं है। वह जल्द से जल्द पूछ बैठी, क्या हुआ? फिर से कुछ गड़बड़ हो गई क्या? वू ज़ीमे ने गहरी आह भरी और फिर उससे कहा, पिछले 2 दिन से मैं हाउसिंग बुक के कागजात बना रही थी, लेकिन आज मुझे हाउसिंग मैनेजमेंट ऑफिस से नोटिस मिला कि हमारा घर तुम्हारे पिता के नाम पर था। या तो तुम्हारे पापा को हाउस बुक बनवाना था, या पैसे देकर घर खरीद लेना था। जेंग युआनयुंग ने ये सुनकर भौहें तानी। दरअसल 2 दिन पहले भी वू ज़ीमे को फैक्ट्री से नोटिस मिल चुका था। वो फैक्ट्री के वेटिंग लिस्ट में भी थी। फैक्ट्री ने सीधे उसे उसकी पोस्ट से हटा दिया था, कहकर कि अब उनके पास इतने लोगों की जरूरत नहीं है। अगर और इंतजार किया तो भी सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वे वेतन भी नहीं देंगे। फैक्ट्री की हालत इतनी खराब थी कि ना तो वे नौकरी से निकाल रहे थे और ना ही कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर रहे थे। बस ये कह दिया कि उत्पादन में समस्या है और सैलरी देना संभव नहीं। क्या तुम नहीं कहते थे कि ये सब मेरे लिए शर्म की बात है? तुम्हारा पिता तो कई साल पहले ही दुनिया छोड़ चुका है, अब मैं उसे कैसे वापस ला सकती हूँ? वू ज़ीमे गुस्से में बोली, अब मैं फिर से फैक्ट्री के बेरोजगारों की लिस्ट में हूँ। पता नहीं कब अपनी नौकरी भी खो दूंगी। जेंग युआनयुंग ने पूछा, पैसे देकर तो खरीद सकती हो ना? पैसे से क्या मामला है? अब तो बस टाल मटोल कर रहे हैं। वू ज़ीमे गुस्से से चिल्लाए, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं फैक्ट्री का मेंबर नहीं रहूंगी। फिर तो घर भी वापस ले लेंगे, मैं उसे पैसे से भी नहीं खरीद पाऊंगी। ये देख वैन जिक्सन ने भी कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने पहले ही मन बना लिया है, ये घर कभी हमारा नहीं होने वाला। इस बार केवल उनकी फैमिली ही नहीं, फैक्ट्री में नौकरी के वेटिंग लिस्ट में दर्ज दर्जनों लोग इसी हाल में थे। पहले उन्हें कभी ऐसा सोचने का मौका भी नहीं मिला था कि एक दिन नौकरी जाएगी या फिर हाउस बुक अपने नाम कराना पड़ेगा। सभी मिलकर फैक्ट्री गए और खूब हंगामा किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फैक्ट्री का नेता बस बेबस होकर कह गया कि हमारे पास अब काम नहीं है। अगर झगड़ा करेंगे तो उनकी सीनियरिटी का भी नुकसान हो जाएगा। वू ज़ीमे इतनी नाराज थी कि उसे महसूस हुआ जैसे उसके पूरे अंदर की बर्दाश्त की लिमिट टूट गई हो। मैं फैक्ट्री में 20 साल से काम कर रही हूँ। कब मैंने आलस किया? हमेशा ईमानदारी से मेहनत की। अब मुझे ऐसे ही निकाल दिया जा रहा है। जिन लोगों ने चुपचाप मेहनत की, जो ईमानदारी से काम करने वाले थे, वे इस बेरहमी की चपेट में थे। वहीं जो बस चापलूसी करके छोटे छोटे झमेलों से फायदा उठाते थे, उनके पास अभी भी चढ़ाई करने का मौका था। ये सोचकर जी घबराने लगा। जेंग युआनयुंग ने थोड़ी देर सोचने के बाद पूछा, कितना पैसा लगाकर खरीद सकते हो घर? कह रहे हैं, काम किए साल के हिसाब से बनती है। हर साल के लिए 400 रुपये का हिसाब लगाया जाता है, वू ज़ीमे ने धीमे स्वर में कहा। जेंग युआनयुंग ने हिसाब लगाया। वू ज़ीमे ने जब 20 साल की थी, तब से फैक्ट्री में काम किया था। अब उसकी उम्र 39 साल थी, यानी कुल 19 साल, तो सिर्फ 400 टाइम्स 19 = 7,600 रुपये। पर ये रकम तो बहुत ही कम थी। वू ज़ीमे की सेवा का, मेहनत का और समर्पण का ये मूल्य तो कतई न था। 90 के दशक में बड़े कारखानों में जब भी बड़े पैमाने पर छंटनी होती थी, तो कई लाख रुपए तक का सेटलमेंट मिल जाता था। अब तो ये मामूली रकम घर भी नहीं खरीदने के काबिल थी। माँ, कल तुम फैक्ट्री के लीडर से जाकर पूछो कि क्या इस रकम पर बातचीत की कोई गुंजाइश है। जेंग युआनयुंग ने जोर से कहा, अगर थोड़ा भी कम करने की बात बने तो अभी ही समझौता कर लो। वू शिवमेई ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर एक तरह का उलझन भरा भाव आ गया।
उसके चेहरे की उस अभिव्यक्ति को देखकर जियांग युवान को समझ आ गया कि उसने इतने सालों से जो मेहनत की है उसे छोड़ना आसान नहीं है। मैं अब लगभग 40 की हो चली हूँ, अगर मेरे पास अब कोई नौकरी नहीं रही तो मैं क्या करूँगी? वू शिवमेई ने मायूस आवाज में पूछा। ये सुनकर वान झिजन ने जल्दी से अपनी बाहें फैलाकर उसे अपने पास खींच लिया और मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें किस बात की चिंता करनी है? ये सब मैं संभाल लूंगा। मैं तो बड़ा आदमी हूँ, क्या मैं तुम्हें अकेला कुकू नहीं छोड़ूंगा? इतना कहकर उसने वू शिवमेई के सिर पर अपना ठोड़ी रखा और धीरे से कहा, जब समय आएगा तुम बस घर पर आराम करोगी। हमारी माँ भी तो अब संभाल रही हैं। तुम घर पर रहकर मेरा साथ दोगी, अकेली नहीं रहोगी। वू शिवमेई ने धीरे से एक लंबी आह भरी। तुम्हारी बातें तो बड़ी आसान लगती हैं, पर सच ये है कि मेरी तनख्वाह महीने में सैकड़ों रुपये ही थी। अभी तो नहीं दिखती, लेकिन वक्त के साथ फर्क साफ नजर आएगा। वो फिर से गहरी आह भरती हुई बोली, महीने की आमदनी में 100 रुपये की कटौती हो गई तो एक दिन ऐसा आएगा जब फैक्ट्री से हमारा ठिकाना भी छिन जाएगा। फिर हमें खुद से मकान किराए पर लेना पड़ेगा। वान झिजन ने जल्दी से समझाते हुए कहा, मैंने तो कहा ना, चिंता मत करो, ये सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन वू शिवमेई फिर भी बेचैनी में बोली, कैसे न सोचूं, इतनी चिंता हो रही है कि नींद ही नहीं आती। जियांग युवान जो पास खड़ी थी, उन्होंने गंभीरता से कहा, मुझे आप दोनों से एक बात बतानी है। तभी दोनों की निगाहें उसकी ओर मुड़ी। क्या बात है? जियांग युवान ने अपने शब्दों को ध्यान से सजाया, फिर बोली, मैंने हाल ही में एक दुकान की जगह किराए पर ली है। अभी उसमें रेनोवेशन चल रहा है। मैं वहाँ एक रेस्तरां खोलना चाहती हूँ। जब समय आएगा माँ, आप वहाँ आकर मदद कर सकती हो। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वू शिवमेई का रंग ही बदल गया। कौन सी दुकान? इतने पैसे कहाँ से आए? उसने बार बार पूछा। जियांग युवान ने पहले से सोच रखा था कि क्या कहना है। मैंने थोड़े से पैसे डाले हैं, हुयो ने भी थोड़ा पैसा डाला है। कह सकते हैं हमने मिलकर ये काम शुरू किया है। जब फायदा होगा तो बराबर बांट लेंगे। वू शिवमेई ने वान झिजन की तरफ देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में बात समझ ली। दोनों बोलने ही वाले थे, तभी जियांग युवान ने उनकी बात काटते हुए कहा, हम लोगों ने पैसे दिए, उसने अपनी मदद दी, और जब समय आएगा तो बराबरी से शेयर करेंगे, एक दूसरे का फायदा नहीं उठाएंगे। वू शिवमेई की चिंता बस यही थी कि वू शियानचेन को नुकसान न हो। लेकिन जियांग युवान की बात सुनकर उसने थोड़ा चैन की सांस ली। यू तो ईमानदार लड़का है, इसलिए हमें उसका फर्ज नहीं लेना चाहिए। जियांग युवान हंस पड़ी। वो ईमानदार है तो मैं ईमानदार नहीं, मैं भी ईमानदार हूँ, समझे? इतना कहकर उसने उन्हें भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, मैं कभी भी उसकी मदद का गलत फायदा नहीं उठाऊंगी। क्योंकि हु शियानचेन ने खुद अपने पैसे और मेहनत से दुकान की मरम्मत में मदद की थी। जियांग युवान भी मानती थी कि जब फायदा होगा तो उसकी भी बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। जियांग युवान की बात सुनते ही वू शिवमेई ने हल्के से सिर हिलाया। वैसे तुमने तो कहा था कि स्कूल के बाद साथ में ट्यूशन पढ़ने जाओगी, अब ये रेस्टोरेंट खोलने की बात क्यों कर रही हो? वान झिक्सिन की आवाज में हल्का संदेह था, उसकी आंखों में चौंकन भी झलक रही थी। चलो, जैसा तुम कहो। पैसे की बात अलग है, लेकिन तुम दोनों अभी बहुत युवा हो, सामाजिक अनुभव भी कम है, कहीं किसी के चक्कर में तो नहीं आ गए? वान झिक्सिन की यह बात सुनकर वू शिवमेई भी होश में आ गई। उसने जियांग युवान की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक बेचैनी की झलक थी। वो सही कह रही थी, व्यापार करना इतना आसान नहीं। कितने लोग सोचते हैं व्यवसाय में उतरेंगे, लेकिन अंत में अपना सारा पैसा खो बैठते हैं। फिर ये दोनों इतने बिना किसी भरोसे कैसे अपनी दुकान खोलने की बात कर रहे हैं? आजकल सब अपने बॉस बनना चाहते हैं, लेकिन व्यापार इतना आसान नहीं होता। क्या किसी ने आपको बहकाया? वान झिक्सिन ने फिर पूछा। जियांग युवान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, नहीं, हमने बहुत सोच विचार करके ये कदम उठाया है, किसी के कहने पर नहीं, खुद अपनी हालत और सोच समझकर फैसला लिया है। फिर उसने वू शिवमेई के पास बैठते हुए धीरे से कहा, हमारी दुकान रेनमिन रोड के दूसरी तरफ है, शहर के सबसे व्यस्त इलाके में। आप सब जानते ही हैं, पास में पीपल्स हॉस्पिटल है, चाइना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी वहीं है, साथ में एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल भी। इसका मतलब वहाँ खाने वालों की कमी नहीं होगी। खासकर इंटरनेशनल ट्रेड बिल्डिंग में तो हजारों कर्मचारी हैं। चाइना वर्ल्ड टावर में कोई कैफेटेरिया नहीं, बस मिलती है खाने के लिए मील सब्सिडी। लोग या तो अपना खाना लाकर खाते हैं या बाहर ही खाते हैं।
अगर हमारी रेस्टोरेंट की बात फैल गई तो शुरुआत में ज़्यादा कमाई ना भी हो, कम से कम रोज़मर्रा की ज़रूरत तो चल ही जाएगी। वान झिक्सिन, जो पास में बैठा था, ध्यान से सुनकर धीरे धीरे सिर हिलाने लगा। जियांग युवान की बातों से साफ लग रहा था कि उन्होंने इस बारे में गहराई से सोच रखा है। यह कोई जल्दबाजी में लिया फैसला नहीं था। दादी तो कहती है कि घर पर उनके पास कुछ करने को नहीं है। जब रेस्टोरेंट खुलेगा तो उन्हें वहां काम करने दे देंगे ताकि उनका भी समय व्यस्त रहे। फिर देखेंगे क्या वो अभी भी कहेंगी कि उनके पास करने को कुछ नहीं है। जियांग युवान मुस्कुराकर बोली। वू स्यूमेई ने ये सुनकर मन ही मन खुशी महसूस की। उस बेरोजगारी और उदासी की गहराई धीरे धीरे उम्मीद में बदलने लगी थी। हम एक और शेफ को भी हायर कर लेंगे। तुम रेस्टोरेंट में मदद करोगी? जियांग युवान ने आगे कहा। वू स्यूमेई जल्दी से बोली, हमारे घर के खाने की तरह ही सामान्य सी डिशेस बनाएंगे, फिर शेफ की क्या ज़रूरत है? फिर तो खर्चा ही बढ़ जाएगा। शुरुआत में तो जियांग युवान भी यही सोच रही थी कि वू स्यूमेई खुद ही शेफ बने, लेकिन हू शानचेन ने कहा था कि बेहतर रहेगा अगर कोई प्रोफेशनल शेफ बुलाया जाए ताकि दुकान जल्दी ही नाम कमा सके। जियांग युवान ने हू शानचेन की बात को सही माना। फिर वू स्यूमेई को भी समझाया। वू स्यूमेई ने बस चुपचाप सिर हिलाया। वान झिक्सिन का दिल अब पूरी तरह से प्रज्वलित हो चुका था। उसने जोर से पूछा, क्या दुकान अभी रिनोवेट हो रही है? क्या श्यान होंग देख रहा है? जियांग युवान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उस दुकान का पता बता दो, कल जब फुर्सत मिलेगी तो मैं जाकर देखता हूँ। वान झिक्सिन मुस्कुराते हुए बोला। जियांग युवान ने उसे पूरा पता बता दिया। यू क्लास नहीं जाना चाहता, उसे काम संभालने का समय कहाँ से मिल रहा है? वू श्यूमेई ने फिर से पूछा। जियांग युवान ने कहा, अब उसके पास थोड़ा फुर्सत का समय है और इंटर्न टीचर के पास इतनी क्लासेस भी नहीं होती। तब जाकर वू श्यूमेई ने समझा और बोली, शायद इसलिए कि इंटर्न टीचर की क्लासें कम होती हैं और सैलरी भी कम मिलती है, तो उसने तुम्हारे साथ मिलकर रेस्तरां चलाने की सोची होगी। वो ये नहीं जानती थी कि हू शानचेन सिर्फ यूनिवर्सिटी टीचर नहीं, बल्कि उसके पास और भी कई पेशे हैं और उसे इस दुकान से होने वाले थोड़े से मुनाफे की कोई परवाह नहीं थी। जियांग युवान और वू श्यूमेई थोड़ी देर बातें करके तय किया कि कल फैक्ट्री के नेताओं से मुआवजे का मसला सुलझाया जाएगा। फिर अपनी रूम में चली गई। आज उसने अपने एक क्लासमेट से कहा था कि उसके घर के पास कोई एग्रीकल्चरल मटेरियल की दुकान है, वहां से सब्जियों के बीज ले आए ताकि उस स्पेस में सब्जियां उगाई जा सकें। उसने पहले ही सोच लिया था, अगर स्पेस में अच्छा उत्पादन हो गया तो रेस्तरां खुलने के बाद रोज की सब्जियां बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेंगी, बल्कि सीधे वहीं से आ जाएंगी। स्पेस में प्रवेश करते ही उसने तुरंत जमीन खोदना शुरू कर दिया। जमीन को पलट कर तैयार करने के बाद उसने अलग अलग क्षेत्रों में बांटना शुरू किया। हर एक प्रकार की सब्जी को एक साथ बोने की योजना बनाई ताकि बाद में पहचानने में भी आसानी हो। हर हिस्से पर एक साइन भी लगाई जाएगी जिससे साफ हो जाएगा कि ये कौन सी सब्जी का हिस्सा है। सभी प्लॉट्स की योजना बनाने के बाद उसने सारे बीज बो दिए। स्पेस में तो बीजों को यूं ही बो दिया जाए, वे अपने आप ही उग जाते थे, यानी 100% सक्सेस रेट था। सारे बीज बोने के बाद उसने पूरे खेतों में पानी डाला। बहुत देर तक झुकी कमर को थपथपाने के बाद उसने दिल ही दिल में सोचा, खेती वाकई बहुत थका देने वाला काम है। कोई अचरज नहीं कि उसकी आंटी उस समय देहात से भाग गई थी, क्योंकि उसे मिट्टी और आकाश के बीच इस थकाव जीवन से तंग आ चुका था। सभी सामान समेटने के बाद वह झरने के पास गई और नहा लेने लगी। थोड़ी देर तक झरने के ठंडे पानी में डूबे रहने के बाद उसके पूरे शरीर की थकान गायब हो गई और उसकी आत्मा ताजगी से भर गई। इस हालत में तो वह एक और एकड़ जमीन उगा सकती थी। नहा धोकर कपड़े पहनकर वह अपने कमरे में आई और गीले बालों को पोंछती हुई बिस्तर के किनारे बैठ गई। तभी उसकी नज़र अचानक मेज पर रखे नए सामान पर पड़ी। क्या ये स्पेस अपग्रेड का इनाम है? उसने हाथ में रखा तौलिया मेज पर छोड़ दिया और हैरानी से उस तरफ बढ़ी। मेज पर रखी एक किताब उठाई। किताब का तो कवर भी नहीं था। जैसे ही उसने किताब खोली, अंदर एक भी शब्द नहीं था, एकदम खाली। जियांग युवान के मन में सवालों की बौछार होने लगी। पहले तो उसे लगा था कि यह स्पेस अपग्रेड का इनाम होगा, लेकिन ये क्या चीज़ है? एक ऐसी किताब जिसमें न एक भी शब्द लिखा हो। जैसे ही वह और सोचने लगी, अचानक उसके मन में चुभने वाला दर्द उठा। उसके सिर में भयानक चक्कर आया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। ठीक उसी समय वह किताब जिसे वह अपने हाथ में थामे थी, एक पल में गायब हो गई। अगली सुबह बहुत जल्दी जिंग युआन दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से जाग गई। जब उसने अपनी आंखें खोली
तो उसने पाया कि वह अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई थी, स्पेस में नहीं। अरे, मैंने तो याद है कि कल रात में स्पेस में सोई थी और वो बिना शब्दों की किताब मिली थी, फिर मैं यहाँ अपने कमरे में कैसे आ गई? उसका मन हैरानी से भर गया। बाहर वूजी में लगातार दरवाजे पर खटखटा रही थी, उसे जल्दी उठने के लिए कह रही थी, नहीं तो स्कूल में देर हो जाएगी। जिंग युआनयुंग ने बेहोशी में ही टेबल पर रखे अलार्म क्लॉक पर नजर डाली। 7:30 बजने को थे। अगर देर होती तो वाकई में स्कूल में लेट हो जाती। बिना ज्यादा सोचे उसने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। वहां वो जीमे और वैन जिक्सन दोनों बाहर जाने के लिए तैयार खड़े थे। मैंने नाश्ता पहले ही टेबल पर रख दिया है, खाकर जल्दी स्कूल निकल जाना और देर मत करना, नहीं तो सच में लेट हो जाओगी, वू जीमे ने उसे जाते जाते चेतावनी दी। जिंग युआनयुंग ने धीरे से सिर हिलाकर इशारा किया कि उसे सब समझ आ गया। उस समय वैन जिक्सन ने कमरे के अंदर से चिल्लाया, जीमे, मेरा हेलमेट तो टूट चुका है न? मुझे याद है घर पर एक और था, तुम याद कर सकती हो वो कहाँ रखा था? अब उसे हेलमेट ढूंढने के लिए कहना था, तो वो जीमे चिढ़ते हुए बोली, कल रात जब तुम्हें इसकी जरूरत थी तब क्यों नहीं पूछा? अब इतनी जल्दी में पूछ रहे हो, कैसे याद रखूं? अभी यही टूटे हुए वाला पहन लो, जब मैं वापस आऊंगी तब ढूंढ लूंगी। वैन जिक्सन असहाय सा दिखा और खुद पर दोष मानते हुए बस वही टूटे हुए हेलमेट को ले लिया। लेकिन तभी जिंग युआनयुंग अनायास ही बोल पड़ी, आपने तो पहले कहा था ना, वो हेलमेट तो आपके बिस्तर के नीचे लकड़ी के बॉक्स में रखा था। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, खुद जिंग युआनयुंग भी स्तब्ध रह गई। मैं ये कैसे जान गई? उसने खुद से पूछा। वह तो बिल्कुल भी याद नहीं कर रही थी कि उसने ये कैसे बताया। उसके दिमाग में अचानक वो दृश्य उभरा, जब वू जीमे ने वैन जिक्सन से कहा था कि हेलमेट बिस्तर के नीचे लकड़ी के बॉक्स में रखा है। वो भी उस वक्त उसे खास ध्यान से नहीं सुना था, फिर अचानक ये सब इतनी साफ क्यों याद आ गया? कमरे में वैन जिक्सन ने तेजी से लकड़ी के बॉक्स में झांका और वाकई उसमें अपना पुराना हेलमेट ढूंढ लिया। वह मुस्कुराते हुए बाहर आया और जिंग युआनयुंग से कहा, वाकई युआनयुंग, तुम्हारा दिमाग कमाल का है। तुम्हारी मम्मी तो खुद भूल गई थी, लेकिन तुम अचानक कैसे याद कर गई? इसके बाद वह वू जीमे के साथ बाहर चला गया। तुम्हारे लिए साइकिल भी छोड़ दी है, अगर तुम पैदल चलोगी तो और लेट हो जाओगी। बाहर जाते समय वू जीमे ने धीरे से कहा। जिंग युआनयुंग ने जवाब नहीं दिया। जब तक दोनों बाहर चले गए तब तक उसके दिमाग में खुद की सोच में गड़बड़ ही चल रही थी। फिर अचानक उसे कल मिली वह किताब याद आ गई। क्या ये सब उस किताब की वजह से हो रहा है? उसने खुद से सवाल किया, क्या उस किताब की वजह से मेरी याददाश्त इतनी तेज हो गई है? और इसके अलावा उसके पास कोई और तर्क नहीं था, लेकिन उसे ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। अगर वह इसी तरह उलझती रही तो फिर से स्कूल में लेट हो जाती। नाश्ता करने के बाद उसने बर्तन धोने का भी वक्त नहीं निकाला, बस झटपट बर्तन सिंक में फेंक दिया, खुद को साफ किया, बैग लिया और निकल पड़ी। खुशकिस्मती से वू जीमे ने उसके लिए साइकिल छोड़ दी थी। वह साइकिल पर चढ़ी और स्कूल की तरफ चल दी, ठीक उस समय जब स्कूल के गेट बंद होने वाला था। दरवाजे पर खड़ा होकर उसे पहचान चुका था। मुस्कुराते हुए चिल्लाया, अच्छे बच्चे देर से नहीं आते। जिंग युआनयुंग मुस्कान से उसे टालती हुई साइकिल शेड में साइकिल रख दी, फिर बैग उठाकर तेज कदमों से क्लासरूम में चली गई। और तभी टीचर कक्षा में प्रवेश करने ही वाला था। वह क्लासरूम में प्रवेश कर गई। अपनी सीट पर बैठते ही उसने गहरी सांसें ली, अपनी सांसों को शांत किया, फिर स्कूल बैग से किताब निकाल ली। वह अपने घर पर जो ख्याल आया था उसे यकीनन परखना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी चीनी की किताब को खोलकर उस सबसे कठिन क्लासिकल चीनी पाठ पर पन्ना पलटा। वह इस पाठ को पहले कभी याद नहीं कर पाई थी और उसके लिए यह बहुत अपरिचित भी था। उसकी आंखें किताब में दौड़ी, फिर अचानक उसने किताब बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की और उस पाठ के बारे में सोचने लगी, वह पाठ उसके सामने बहुत साफ साफ दिखने लगा। लगभग ऐसा लगा जैसे कोई उसके सामने किताब पकड़ाए दे रहा हो ताकि वह आराम से पढ़ सके। जियांग युआनयुंग की आंखों में खुशी झलकी। यह अपग्रेड इनाम तो वाकई आसमान से भी ऊपर है। उसने मन ही मन सोचा, इस क्षमता से अब मुझे और क्या चिंता करनी है। बस एक बार पढ़ लो, मन में बैठ जाएगा। जितना ज्यादा पढ़ेगी उतना ज्यादा ज्ञान अपने अंदर भर पाएगी। मॉडल टेस्ट के बाद अगर अच्छे अंक आए तो उसे रेकमेंडेड स्टूडेंट बनने का मौका मिल सकता था, और वह रेकमेंडेड कोटा मिल गया तो रोज स्कूल आना जाना भी नहीं पड़ेगा। कितना आरामदायक रहेगा ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। युआनयुंग ने पूरी दिलचस्पी से पढ़ाई शुरू कर दी। एक बार भी पढ़ा
वह उसकी याददाश्त में ऐसा बैठ गया जैसे कभी भुलाया ही ना जा सके। सुबह भर की पढ़ाई के बाद बाकी स्टूडेंट्स थोड़े सुस्ताने लगे थे, लेकिन यूनिवान पूरे उत्साह से भरपूर थी। इतना मेहनती देखकर क्लास टीचर, जो पहले उसे लेकर थोड़ा सख्त थे, उनकी आंखों में भी प्रसन्नता झलकी। ऐसी पढ़ाई की लगन रखने वाली लड़की जरूर आगे अच्छा करेगी, उन्होंने खुद से कहा। दिन भर की क्लास खत्म होने के बाद यूनिवान ने शरीर को हल्का फैलाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि पढ़ाई इतनी आरामदायक और आसान हो सकती है। जैसे ही वह क्लासरूम से बाहर निकलने ही वाली थी, क्लास टीचर ने उसे रोक लिया। क्या तुमने रेकमेंडेड स्टूडेंट्स के बारे में सुना है? टीचर ने गंभीर लेकिन स्नेहिल आवाज में पूछा। यूनिवान ने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया कि हाँ, सुना है। हमारे स्कूल में हर साल दिसंबर में रेकमेंडेड कोटा तय होता है। अभी 3 महीने बाकी हैं। मुझे लगता है तुम्हारे ग्रेड्स अभी जो हैं, उससे तुम टॉप की रेस में आसानी से जगह बना सकती हो। बस थोड़ा और मेहनत करो, यह कोटा तुम्हारा हो सकता है। टीचर ने प्यार से कहा। यूनिवान ने धीरे धीरे सिर हिलाया, धन्यवाद जताया और दृढ़ता से कहा, टीचर, मैं पूरी मेहनत करूंगी। टीचर की आंखों में भी एक उम्मीद की चमक आ गई। उन्होंने उसका कंधा थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, टीचर को पूरा भरोसा है तुम कर लोगी, आगे बढ़ो। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरत पड़े तो वे फ्री टाइम में उसे एडवांस क्लास भी दे सकते हैं। लेकिन यूनिवान ने विनम्रता से मना कर दिया। टीचर, आपकी कीमती टाइम मैं लेना नहीं चाहती, मेरे पास खुद के काम भी हैं। जियांग युवान स्कूल से निकलते ही सीधे सीयू सिटी यूनिवर्सिटी चली गई। जब वह यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया पहुंची तो उसने सबसे पहले अंकल झांग को आड़ू देने के लिए ढूंढा। आज अंकल झांग भी कैफेटेरिया में ही थे। उनकी नज़र युवान पर पड़ी तो उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, अब जब से छात्र वापस स्कूल आ गए हैं, उन्हें आड़ू का जूस बहुत पसंद आ रहा है। क्या तुम रोज़ाना थोड़ी और आड़ू दे सकती हो? जियांग युवान के पास स्पेस में इस वक्त बहुत सारे आड़ू थे। अंकल झांग की बात सुनते ही उसकी आंखें खिल उठीं और उसने तुरंत हामी भर दी, हाँ बिल्कुल। सहमति होने के बाद अंकल झांग ने पिछली खेप की अंतिम पेमेंट भी उसे दे दी। हाथ में पैसे थामे युवान खुशी खुशी दुकान की ओर रुख कर गई। दुकान में हु शियानचेन डेकोरेशन टीम के कामगारों को दिशा निर्देश दे रहे थे। युवान को आते देख हु शियानचेन ने उसे हाथ हिलाकर बुलाया और जोर से कहा, ऊपर की डेकोरेशन अब लगभग तैयार हो गई है, तुम ऊपर जाकर देख लो। अगर कुछ ठीक नहीं लगा तो अब समय रहते बताना, बाद में बदलना मुश्किल होगा। उसकी बात सुनकर युवान तुरंत ऊपर चली गई। वास्तव में हु शियानचेन की बात बिल्कुल सही थी। ऊपर का सारा ढांचा बन चुका था और अब कुल मिलाकर जो स्टाइल होना था वह साफ दिख रहा था। युवान ने संतोषजनक रूप से सिर हिलाया। उसकी संतुष्टि देख हु शियानचेन के चेहरे पर मुस्कान छा गई। जब दोनों नीचे उतरे तो युवान ने हु शियानचेन की ओर देखते हुए पूछा, कल मैंने अपने माता पिता को रेंट पर दुकान लेने के बारे में बता दिया था, वे अब सब कुछ जान गए हैं। आज रात तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अगर ठीक हो तो क्यों न तुम घर जाकर आराम से डिनर कर लो। हु शियानचेन ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ ठीक रहेगा। फिर उसने एक बार फिर कहा, जैसे ही ऊपर की डेकोरेशन पूरी होगी तुम टेबल और कुर्सियां लगाना शुरू कर देना। मैंने तुम्हारे ड्राइंग के हिसाब से सुचेंग फर्नीचर फैक्ट्री से एक बैच ऑर्डर कर दिया है। जैसे ही सैंपल तैयार होगा वह पहले भेज दिया जाएगा। अगर तुम्हें सही लगा तो बाकी का पूरा प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। वह थोड़ी देर रुका और फिर गंभीरता से बोला, वैसे भी मैंने भर्ती का नोटिस भी लगा दिया है। अगले 2 दिनों में लोग इंटरव्यू देने आएंगे। मैं दिन में थोड़ा बिजी हो जाऊंगा, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। तुम अगर समय मिले तो आंटी जेयू और दादी को भी बोल देना, उनसे इंटरव्यू कराने में मदद मिलेगी। आखिरकार वे तुम्हारे साथ ज़्यादा समय बिताएंगी, इसलिए बेहतर रहेगा कि तुम ऐसा उम्मीदवार चुनो जो तुम्हारे लिए सही हो। ठीक है, युवान ने तुरंत हामी भर दी। मैं घर जाकर माँ को सब बता दूंगी। दोनों थोड़ी देर दुकान में रुके रहे। फिर जब वक्त हो गया तो डेकोरेशन के कामगारों को विदा कर दिया और दुकान का दरवाज़ा बंद करके घर लौट चले। आज हु शियानचेन साइकिल से नहीं आया था तो युवान ने कहा कि वह उसे वापस ले जाए। हु शियानचेन मुस्कुराए और बोले, तुम पीछे बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। युवान ने झिझकते बिना पीछे बैठ गई। थोड़ी ही देर में दोनों घर पहुंच गए। रसोई में वू शियुमेई खाना बना रही थी। जब उसने उन्हें आते देखा तो हंसते हुए कहा, अरे तुम भी आ गए, बैठो थोड़ा, अभी 2 डिश बाकी हैं, फिर हम सब साथ में खा लेंगे। हु शियानचेन भी खाने में शामिल होने की तैयारी कर रहा था,
लेकिन वू शिवमेई ने उसे हल्के से धक्का देकर बाहर कर दिया। फिर उसने युवान युवान से कहा, युवान युवान तुम थोड़ा याओ याओ के पास बैठो, खाना थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। युवान युवान ने स्नेहपूर्वक हू शियानचैन के लिए सोफे पर एक गिलास पानी रखा और मुस्कुराई। फिर उसने उससे कहा, मैं सोच रही थी कि नेशनल डे जल्दी ही आने वाला है और अगर स्टोर की सजावट पूरी हो गई तो नेशनल डे पर खोल दिया जाए। उस दिन तो लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा होगी। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? हू शियानचैन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, यही तो मैं तुम्हें बताने वाला था। अभी की प्रगति को देखते हुए स्टोर का रिनोवेशन 1 महीने में पूरा हो जाएगा और मैंने बाहर की पट्टी भी तैयार कर दी है। अब बस शेफ का आना बाकी है। हम डिशेस फाइनल करेंगे, फिर कस्टम मेन्यू बनवा लेंगे। तैयारी पूरी होते ही हम बिजनेस खोल सकते हैं। जियांग युवान थोड़ी हैरानी से हू शियानचैन को देखने लगी। साफ था कि उसने इतनी सारी तैयारी खुद से पूरी होने की उम्मीद नहीं की थी। वो थोड़ा असमंजस में थी। उसे कुछ कहने का मन था लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। हू शियानचैन ने उसकी उदास सी नजरें पढ़ ली और मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी मैं तो फालतू हूँ, इसको प्रैक्टिस समझकर कर रहा हूँ। फिर उसने हंसते हुए जोड़ा, मैं भी तो कोई बेरोजगार नहीं हूँ। अगर स्टोर अच्छा चलेगा तो मैं भी पैसे कमाऊंगा। हू शियानचैन ये सब इसलिए कह रहा था ताकि जियांग युवान का बोझ थोड़ा कम लगे। आखिरकार वो अभी पढ़ाई में व्यस्त थी और पूरे दिन स्कूल में थी। उसके पास स्टोर के लिए इतना समय नहीं था, इसलिए उसने खुद आगे आकर मदद करने की ठानी थी। हू शियानचैन की मुस्कान और उसकी आंखों में छुपा हुआ अनकहा एहसास देख जियांग युवान का मन थोड़ा भारी हो गया। जैसे ही वो कुछ बोलने ही वाली थी, वान झिक्सिन काम से लौट आया। हू शियानचैन को देखकर तुरंत मुस्कुराया और कहा, छोटा हो तुम यहाँ आज रात मेरे साथ थोड़ी ड्रिंक क्यों नहीं कर लेते? हू शियानचैन भी मुस्कान के साथ बोला, वही तो मेरा इरादा था। रसोई में वू शिवमेई पहले ही खाना बना चुकी थी। वान झिक्सिन को आते देख उसने जल्दी से बुलाया कि वो आकर थाली सजाने में मदद करे। हू शियानचैन तुरंत उठकर रसोई की तरफ चल पड़ा। वान झिक्सिन ने उसे कहा, छोटा हो तुम बस बैठो, जब मैं हूं ना। हू शियानचैन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझे मदद करने नहीं दोगे तो मैं और भी बेचैन महसूस करूंगा। इस पर वान झिक्सिन भावुक होकर बोला, आज तक मैंने तुम्हारे जैसे जिम्मेदार और दूरदर्शी जवान नहीं देखे। वास्तव में हू शियानचैन जैसे मेहनती और समझदार नौजवान बहुत कम होते हैं। हाँ, मुझे भी लगता है यूयू जैसे बच्चे सच में बहुत खास होते हैं। अगर युवान तुमसे कुछ सीख पाए तो मैं बहुत खुश रहूंगी। वू शिवमेई भी हंसी। जियांग युवान जो बैठक में थाली सजाने में व्यस्त थी, उनकी बातें सुनकर आंखें घुमाई और बोली, अगर तारीफ करनी है तो करो, मगर मुझे तो मत फंसाओ। रसोई में तीनों लोग उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़े। खाना खाते समय वू शिवमेई ने अचानक पूछा, यूयू तुम्हें फिर से रेस्टोरेंट खोलने का विचार अचानक क्यों आया? ये सवाल सभी के मन में था। वान झिक्सिन ने भी हू शियानचैन की तरफ देखा, उसकी आंखों में भी जिज्ञासा थी। जैसा ही उन्होंने यह बात कही, हू शियानचैन ने अपना सिर घुमाकर जियांग युवान की तरफ देखा। जियांग युवान ने बस हल्का सा सिर हिलाया और आंखों से इशारा किया। हू शियानचैन को तुरंत समझ आ गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अभी मेरी नौकरी थोड़ी आरामदायक है और हाथ में थोड़ा पैसा भी है, सोचा क्यों न रेस्टोरेंट में निवेश किया जाए। देखते हैं क्या इसमें कुछ फायदा होता है। थोड़ी देर रुककर उसने फिर से वू शिवमेई की तरफ देखा और बोला, मैंने अभी युवान से सुना कि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही, सोचा आप स्टोर में मदद कर सकती हैं। हू शियानचैन की बात सुनकर वू शिवमेई बस हल्की सांस छोड़ते हुए बोली, आप जानते ही हैं कि मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। हू शियानचैन सिर हिलाकर सहमति में नोट कर दिया। वू शिवमेई ने फिर से धीरे से सिसकते हुए कहा, ऐसे लोग काम कैसे करते हैं, चाहे निजी मालिक हो या जी परिवार। आपने अच्छा काम किया और वे नहीं चाहते कि आप वहां रहें। बस कहते हैं कि आपकी नौकरी के लिए इतने लोग जरूरी नहीं हैं। अगर आपको सैलरी नहीं मिली तो आपकी कुछ नहीं चलती। ये असली वू शिवमेई थी। पहले उसने फैक्ट्री में महिलाओं से झगड़ा किया था, इसलिए फैक्ट्री उसे जल्दी हटाना चाहती थी। अगर उसने झगड़ा या बदमाशी की होती तो वह इसे स्वीकार कर लेती, लेकिन जिन लोगों ने उससे झगड़ा किया उनका कोई दोष नहीं था, ये बस अनुचित था। वू शिवमेई की बात सुनकर जियांग युवान ने फिर पूछा, माँ वैसे आप आज फैक्ट्री के लीडर के पास गईं? स्वाभाविक रूप से सवाल था मुआवजे के बारे में। वू शिवमेई हल्की मुस्कान के साथ बोली, आज मैं फैक्ट्री के लीडर के पास गई और मुआवजे के बारे में बताया। लीडर ने भी कहा कि मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
अगर मैं इस्तीफा मानती हूँ तो मुआवजे पर अभी बातचीत की गुंजाइश है। बस मुझे उनके नोटिस का इंतजार करना होगा। जियांग यून्युआन ने ये सुनकर राहत की सांस ली। कुछ न कुछ चर्चा हो सकती है, ये 7,000 युआन लेकर बस जाने से बेहतर है। खुशकिस्मती से इसका असर लाओवान पर नहीं पड़ा। अगर लाओवान की नौकरी चली जाती तो हमारी पूरी फैमिली भूख से मरने को होती, वू शिउमेई ने कहा। जियांग यून्युआन मुस्कुराए और बोली, हमारी तीनों की तो हाथ पैर हैं, भूख से मरने का डर क्यों? भूख से मरना नामुमकिन है, पर जिंदगी अब इतनी आसान नहीं है, वू शिउमेई बोली। जियांग यून्युआन ने खाना खाते हुए कहा, तो अब इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने हुओयो के साथ बात की है और जैसे ही स्टोव की सजावट पूरी होगी हम इसे आधिकारिक रूप से अक्टूबर की 1 तारीख को खोलेंगे। उससे पहले मैं आप और दादी को स्टोव में मदद करने के लिए बुलाऊंगी। ये सुनकर वू शिउमेई बहुत खुश हुई। इस हफ्ते जब उसका काम खत्म हो जाएगा फैक्ट्री में जाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अंत में जियांग यून्युआन की बात सुनकर वह तुरंत खुशी से सिर हिलाए। ठीक है, इस हफ्ते अपने काम खत्म करने के बाद मैं वहीं आ जाऊंगी। जैसे ही सभी लोग खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वान झिजिन ने हैरानी से पूछा, इस समय कौन होगा? जैसे ही वू शिउमेई उठकर दरवाजा खोलने लगी, बाहर आवाज आए, कॉमरेड शियाओ वान, कॉमरेड शियाओ वो, आप लोग घर पर हैं। ये सुनकर सभी ने तुरंत पहचान लिया कि यह की लाओ की आवाज थी। पिछले कुछ दिनों से की लाओ परेशान था और किसी को देख नहीं पाया था। वान झिजिन तुरंत, वह उसे कई बार देख चुका था और डिनर पर बुलाना चाहता था, लेकिन आज तक किसी और को नहीं देखा था। आज अचानक वह यहाँ आ गया। वू शिउमेई जल्दी से उठी और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही क्यूई साहब कमरे में आए, उन्होंने अपनी नाक खुजलाए और बार बार कहा, हमम, कितनी अच्छी खुशबू है, ब्रेस लान हेड की खुशबू। वू शिउमेई हंस पड़ी, ओल्ड क्यूई, आप सच में डॉक्टर हैं। आपकी नाक तो कमाल की है। जैसे ही खुशबू आई, पहचान गए। क्यूई बूढ़ा लिविंग रूम में आया और देखा कि हु श्यानचेन वहाँ है, तो तुरंत बोला, नहीं सोचा था, हम दोनों की इतनी अच्छी समझ है, और अगर आना है तो साथ ही आ जाएंगे। हु श्यानचेन ने भौहें उठाई और जोर से पूछा, पिछले 2 दिन कहाँ थे? क्यूई साहब ने सुनते ही धीरे से आह भरी और हाथ हिलाते हुए कहा, मत पूछो, इन 2 दिनों में तो मुझे जैसे कष्ट हुआ ही नहीं। सभी के जिज्ञासु निगाहों को देखकर उन्होंने आखिरकार वजह बताई। पता चला कि पिछले कुछ दिन वे मोहल्ले में पूछताछ कर रहे थे, उस बायफुट डॉक्टर को ढूंढने के लिए जिसका जियांग यूआनेवान ने जिक्र किया था। किसी ने कहा कि वहां पहले एक बायफुट डॉक्टर आया करता था, लेकिन कुछ समय से वह नहीं आया। क्यूई साहब तुरंत ऊर्जा से भर गए, डॉक्टर का पता पूछा और वहां की राह पकड़ ली। डॉक्टर बायफुट का घर यहीं से लगभग 100 मील दूर एक गांव में था। क्यूई साहब ने अपने साथ कुछ सामान ले रखा था, लेकिन कोई सीधी बस नहीं थी। पहले बस पकड़नी पड़ी, फिर आखिर में पैदल चलकर गाड़ी तक पहुंचना पड़ा। आखिरकार गांव पहुंचने के बाद उन्होंने आसपास ढूंढा, लेकिन उस बायफुट डॉक्टर को नहीं पाया। निराश होकर लौटना पड़ा। इन 2 दिनों में मैं कितने ही गलत रास्ते पर चला आया हूँ, क्यूई बूढ़ा उदास चेहरे के साथ कहता है। बात करते हुए वह रसोई में गया हाथ धोने और फिर हु श्यानचेन के बगल वाली कुर्सी पर सहजता से बैठ गया। वान झिक्सिन पहले ही नए कटोरे और चम्मच लेकर आ चुकी थी। जियांग यूआनेयुआन, जो पास में बैठी थी, बाहर से तो बिल्कुल शांत दिख रही थी, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। उसे नहीं पता था क्या कहे। आखिरकार क्यूई साहब उस बायफुट डॉक्टर को अपनी बड़ी बात के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन जो पिछली स्थिति थी, अगर उसने बड़ी बात नहीं की होती तो यह मामला हल नहीं हो पाता। इसलिए भले ही उसे बहुत खेद हो, वह बस गैरफिक्रमंद दिख रही थी। मुझे लगता है आप यहाँ उस डॉक्टर को नहीं ढूंढ पाएंगे, तो क्यों न यहाँ समय न गवाएं? जियांग यूआनेयुआन ने धीरे से पूछा, लेकिन क्यूई साहब सिर हिलाते रहे और बार बार बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, तुम्हारे पिता की जिंदादिली अब कैसी है। अगर ये दवा वापस लाते हैं तो कितने मरीज बच सकते हैं? जियांग यूआनेयुआन चुप हो गई। वास्तव में क्यूई बूढ़े की बात में कोई गलती नहीं थी, लेकिन दुनिया में ऐसी दवा सिर्फ एक ही है और दोबारा नहीं मिलेगी। ये सोचकर उसने क्यूई साहब से कहा, आपने ये सोचा है, अगर दवा नहीं मिली तो क्या करेंगे? क्यूई बूढ़ा हाथ हिलाते हुए बोला, मैं तैयार हूँ। यहाँ 1.5 साल रहने के बाद इतनी बड़ी चीज कोई जिंदा इंसान आसानी से नहीं कह सकता है ना। मुझे यकीन है एक दिन यह जरूर मिलेगा। बुजुर्ग क्यू पहले ही फैसला कर चुके थे।
अगले कुछ दिनों में वे राजधानी को टेलीग्राम भेजकर यहाँ के अस्पताल में 1 साल के लिए ट्रांसफर की अपील करेंगे। यहाँ 1.5 साल से ज़्यादा समय बिताने के बाद उन्हें पूरा भरोसा था कि वे उस नंगे पांव वाले डॉक्टर से हमेशा मिलते रहेंगे। जियांग यून्युआन ने होंठ तरेरे और फिर चुप रह गई। ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास उन्हें मनाने का कोई और तरीका बचा ही नहीं था। हु शियानचन ने उसकी ओर देखा और फिर बुजुर्ग क्यू से कहा, अगर आप यहाँ रहते हैं तो राजधानी के मरीजों की परवाह नहीं होती। बुजुर्ग क्यू ने हंसते हुए अपनी दाढ़ी फूंक दी और कहा, तुम सोचते हो कि मेरे साथ ही सब बेकार हैं। अगर मैं चला गया तो क्या अस्पताल बंद हो जाएगा? जो कुछ क्यूलो ने कहा वह बिल्कुल साफ साफ और बेझिझक था। वैसे भी मेरे पास जो मरीज हैं वो अब बहुत स्थिर हालत में हैं। मैं यहाँ सिर्फ 1 साल या 1.5 साल रहूँगा। अगर तब तक किसी से भी मुलाकात नहीं हुई तो फिर भला किस्मत मानकर सीधे वापस चला जाऊँगा। हु शियानचन ने ये सुनकर चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि बुजुर्ग क्यू ने पहले ही सब व्यवस्था कर ली थी। सबने खाना रोक दिया था तो वू शिवमेई ने जल्दी कहा, पहले खाना खा लो। इन चीज़ों की बातें खाने के बाद करेंगे। उसकी बात सुनकर सबने उस विषय पर बात करना बंद किया और खाने में लग गए। खाने के दौरान मिस्टर क्यू ने सुना कि वे लोग जल्द ही रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। उनकी आंखों में आश्चर्य झलक गया। कब खुल रहा है? मैं तो सपोर्ट करने जरूर आऊँगा। जियांग यून्युआन ने मिस्टर क्यू को स्टोव का पता बताया और कहा कि जब वह खुलेगा तो उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। वू शिवमेई का काम संभालने के बाद वह पूरी तरह से फ्री हो गई थी। अब वह दुकान में मदद करने जाती थी। दादी का स्वास्थ्य हाल ही में काफ़ी सुधरा था, अब वह बिना सहारे के चल सकती थी। चूंकि घर पर उन्हें बोरियत होती थी, वू शिवमेई उन्हें साथ ले जाती। दादी हमेशा चंचल रहती थी और जब वह दुकान आती तो एक पल भी खाली नहीं बैठती। वह कर्मचारियों के काम में हाथ बटाती। वू शिवमेई की समझाने की कोशिश विफल होने के बाद उसके पास उन्हें जाने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस दिन स्कूल के बाद जियांग यून्युआन हमेशा की तरह एक टोकरी रसीले आड़ू लेकर सीयू सिटी यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में आई। जैसे ही उसने आड़ू कर्मचारियों को दे दिए और जाने ही वाली थी, उसने देखा कि झांग अंकल 2 लोगों के साथ उसके पास आ रहे हैं। उनमें से एक जियांग यून्युआन को जाना पहचाना था, लेकिन दूसरा अजनबी लग रहा था। वह लगभग 40 साल का, सज्जन, चश्मा पहने और औपचारिक कपड़े में जल्दी जल्दी झांग अंकल के पीछे आ रहा था। जियांग यून्युआन को देख झांग अंकल खुशी खुशी बोले, सौभाग्य है कि हम समय पर आए, बच्ची अभी तक चली नहीं गई। जियांग यून्युआन ने उनके शब्द सुने, अपने कदम रोके और हैरान होकर उन्हें देखा। झांग अंकल तुरंत उसके पास आए, मुस्कुराए और बोले, छोटी जियांग, मिलो, ये हैं सुचेंग राज्य के कैन फूड फैक्ट्री के डायरेक्टर। जियांग यून्युआन तुरंत पीछे खड़े आदमी की ओर मुड़ी। वह आदमी तुरंत मुस्कुराया और बोला, तुम छोटी जियांग की सहपाठी हो, है ना? मेरा नाम झेबो है। मैं सुजो राज्य के कैंडिंग फैक्ट्री के रॉ मटेरियल वर्कशॉप का डायरेक्टर हूँ। जियांग यून्युआन को सुनते ही उनकी मंशा समझ में आ गई। वह हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाए और बोली, नमस्ते, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? डायरेक्टर झे ने दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा। जियांग युआन फिर से सिर हिला दी और हाथ आगे बढ़ाकर कैंटीन की तरफ इशारा किया, चलो हम थोड़ी देर वहीं बैठते हैं। तीनों कैंटीन में गए, एक जगह खोजी और बैठ गए। डायरेक्टर शी बिना किसी घुमाव के सीधे बात पर आए और जियांग युआन से कहा कि वे क्यों आए हैं। आज मैं तुम्हारे पास किसी और बात के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें वह फल उगाने वालों से मिलवाने के लिए बुलाया हूँ जो तुम्हें आड़ू पीच देते हैं। डायरेक्टर शी मुस्कुराए और बोले, मुझे लगता है तुम्हें पता ही होगा कि हमारे सुजो शहर जैसा वातावरण यहाँ के आड़ू के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ के आड़ू छोटे और फीके होते हैं, इसलिए हमारी कैनरी में आड़ू के प्रोडक्ट्स नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो कच्चा माल दूसरे शहरों से लाया जाता है। कैनरी चाहती तो खुद की उगाई हुई आड़ू की किस्म भी बना सकती थी, लेकिन उन्हें कोई विकल्प नहीं था। सुजो का मौसम और वातावरण इसके लिए ठीक नहीं था। चेंगडू में उगाई गई किस्में छोटी और थोड़ी कड़वी थी। कैनरी भी इस बात से दुखी थी। वे चाहकर भी ताजे आड़ू दूसरे शहरों से नहीं ला सकते थे, क्योंकि आड़ू एक ऐसा फल है जो हाथ लगने पर जल्दी खराब हो जाता है और उसे संभाल कर रखना मुश्किल है। कैन किए हुए आड़ू बहुत महंगे नहीं होते। अगर इन्हें यहाँ नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब यह नहीं कि पूरे देश में इसे नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर वे अपनी पूंजी को बचाना चाहते हैं तो कैन की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, और कीमत बढ़ाने का मतलब यह है कि उत्पाद बिकेंगे नहीं। इसलिए उन्हें आड़ू से बने किसी भी प्रोडक्ट को छोड़ना पड़ा।
पहले वे सोच रहे थे कि कैनरी को आड़ू के प्रोडक्ट्स छोड़ देने चाहिए, लेकिन जब उन्होंने सिव सिटी में इतनी खूबसूरत आड़ू देखी तो वे कैसे उत्साहित नहीं हो सकते थे। फैक्ट्री के नेता बैठक में मिले और सभी ने तुरंत निर्णय लिया कि आड़ू उगाने वालों को ढूंढा जाए और फिर फैक्ट्री में बैठकर सहयोग की बातें की जाएं। कई पूछताछ के बाद डायरेक्टर शी सीधे अंकल झांग से संपर्क किए और फिर एक सामान्य दोस्त के जरिए उन्हें जियांग युआनयुआन से मिलवाया गया। अंकल झांग ने बताया कि यह आड़ू एक छोटी लड़की देती है जो अभी हाई स्कूल से भी पास नहीं हुई। डायरेक्टर शी तुरंत अंकल झांग से कहे कि मुझे जियांग युआनयुआन से मिलवाओ, और तब सामने का ये दृश्य हुआ। जियांग युआनयुआन डायरेक्टर शी की बातें सुन रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। ये देख डायरेक्टर शी जल्दी से मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, अगर यह परिचय सफल रहा तो हम तुम्हें जरूर इनाम देंगे। जियांग युआनयुआन को इनाम की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ ये सोच रही थी कि क्या उसके स्पेस में उतनी मात्रा आड़ू की उपलब्ध है जितनी पिछले फैक्ट्री को चाहिए थी। साथ ही ज्यादातर कैन पीट्स पीले आड़ू से बनते हैं और कैन पीट्स में आमतौर पर पके हुए मीठे आड़ू बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि कैन पीच बनाने के लिए आड़ू आधे पके होने चाहिए, न तो कच्चे बहुत न ही ज्यादा पके। और जब कैन पीच बनाए जाते हैं तो छिलका उतारना होता है, बीज का गुठली हटानी होती है और फल को आधा कुचलना पड़ता है। ऐसे में प्राकृतिक रूप से नर्म और रसदार किस्में इस प्रक्रिया के बाद और भी नर्म हो जाएंगी, उनका आकार बिगड़ जाएगा। इस तरह बने कैन का स्वाद खराब नहीं होगा, बल्कि उनका रूप ही खराब दिखेगा और ये बिकेंगे नहीं। जियांग युआनयुआन ने अपने विचार डायरेक्टर जी को बताए। डायरेक्टर जी ने ये सुनते ही तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, इस बार हमने पीट्स डिब्बाबंदी के लिए नहीं खरीदे हैं। जियांग युआनयुआन के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर डायरेक्टर जी ने आगे समझाया, हम नए उत्पाद तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं। असल में कैनरी को भी पता था कि ये पीट्स डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए इस बार उन्होंने डिब्बाबंदी का इरादा नहीं बनाया, बल्कि पीच जूस बनाने का सोच रखा था। तुम बस हमें फ्रूट ग्रोवर से मिलवा दो, बाकी हम अपने आप संभाल लेंगे, डायरेक्टर जी ने मुस्कुराते हुए जियांग युआनयुआन से कहा। जियांग युआनयुआन ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, आप भी जानते हैं कि हमारे शहर की मिट्टी और माहौल पीच उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारे पीच उगाना आसान नहीं है और पैदावार बहुत कम है। अगर आप बड़ी मात्रा में चाहते हैं तो शायद हम उतनी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर जी ने ये सुनकर तुरंत सिर हिलाया और कहा, हम इसे जानते हैं और अब हम बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं चाहते। और क्या अक्टूबर नहीं आने वाला? तब तक पीच गिरने ही वाले होंगे। अभी जब बाजार में उतारेंगे, हम बस देखना चाहते हैं कि प्रतिक्रिया कैसी होती है। जियांग युआनयुआन के लिए बाजार से बाहर करने की बात कोई समस्या नहीं थी। उसका स्पेस साल भर फल उगा सकता था, यहाँ सीजन का समय मायने नहीं रखता। और अब पीच की पैदावार बहुत स्थिर थी। 11 पीच के पेड़ों से प्रतिदिन 100 या लगभग 150 किलो फल मिलते थे। अगर हर दिन ज्यादा देना हो तो कम से कम 1500 किलो प्रतिदिन आसानी से उपलब्ध थे। और अगर इसे एक महीने के लिए इकट्ठा किया जाए तो बहुत बड़ी मात्रा बन जाती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने डायरेक्टर जी से कहा, फ्रूट ग्रोवर मेरे रिश्तेदार हैं और मैं इस मामले को पूरी जिम्मेदारी से संभाल सकती हूँ। डायरेक्टर जी ने ये सुनकर शक की नज़र से उसे देखा। साफ था कि उसे उसके शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। देखो, अगर हम दोनों को सहयोग करना है तो हमें तुम्हारे बगीचे को देखना पड़ेगा। पैमाना, माहौल, पैदावार, हर पहलू को ध्यान में रखना होगा, वरना। डायरेक्टर जी के शब्द खत्म होने से पहले ही जियांग युआनयुआन ने दृढ़ता से मना कर दिया, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि हमारा सहयोग संभव नहीं है। इतना कहकर वह उठी और बाहर जाने लगी। आखिरकार उसके पास कोई बगीचा नहीं था जिसे दिखा सके। डायरेक्टर जी ने उसे ऐसे जाते देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पीछे मुड़कर उसने अंकल झांग को देखा, जो स्तब्ध खड़े थे। ये तो बढ़िया कहा, मामला क्या है? डायरेक्टर जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। ये देखकर अंकल झांग जल्दी उठे, पहले जियांग युआनयुआन को रोका और फिर बोले, छोटी जियांग, क्या हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। जियांग युआनयुआन मुस्कुराए और बोली, आप ही जानते हैं कि पीच उगाना कितना कठिन है। मेरे रिश्तेदार जाहिरा तौर पर अपने बगीचे का पता सार्वजनिक नहीं करना चाहते। आखिरकार यह उनकी रोजी रोटी का मामला है। जियांग युआनयुआन अब लोगों को भ्रमित करने में माहिर हो गई थी। उसके बड़े बड़े शब्द सुनकर किसी के भी मन में शक नहीं रह सकता था। वह खुद झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन ये स्पेस एक रहस्य था जिसे वह किसी को नहीं बता सकती थी,
यहाँ तक कि वो शिवमेई को भी नहीं। अगर स्पेस का पता न चलाना हो तो बस कुछ झूठ ही बोलने पड़ते हैं। और सचमुच उसकी बातें सुनकर डायरेक्टर जी जल्दी बोले, बेशक हम बगीचे का पता उजागर नहीं करेंगे। जब समय आएगा हम गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। जेयांग यून्युआन ने सिर हिलाया और कहा, सच कहूं तो हमें अपनी आड़ू बेचने की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ये आपकी फैक्ट्री है जिसे हमारी जरूरत है, हम आपको मना नहीं रहे हैं। जेयांग यून्युआन की बात पर कोई बहस नहीं हो सकती थी। वह सीधे अपने रुख को बता चुकी थी। अगर वह सहयोग करना चाहती तो बाग का निरीक्षण कराना असंभव होता। इतना कहकर उसने शालीनता से कहा कि अब वह जाना चाहती है। इस मामले में जीए निदेशक ने फैसला नहीं कर पाया। अंत में वह बस जेयांग यून्युआन की पीठ को देखते हुए हार मान गए। उन्हें ये देखकर अंकल झांग मुस्कुराए और जीए निदेशक से बोले, निदेशक जीए, मैं और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इन आड़ुओं की गुणवत्ता बिल्कुल बढ़िया है। मैंने जिंदगी में इतनी जगहों और शहरों का दौरा किया है, लेकिन मैंने ऐसे अच्छे आड़ू कहीं नहीं देखे। इतनी बढ़िया गुणवत्ता हमारे शहर में भी उगाई जा सकती है। जिन्होंने इसे उगाया है उन्होंने सच में अपना मन और पैसा लगा दिया होगा। ऐसे में स्वाभाविक है कि वे इसे आसानी से किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहते। वह थोड़ा रुककर बोले, अगर आपकी कैनरी इस आड़ू का इस्तेमाल करती है, मैं गारंटी देता हूं कि आपका मुनाफा नई ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। जीए निदेशक हल्के से सिर हिलाते हुए बोले, बिल्कुल, मैं ये जानता हूं। लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारी कैनरी कोई छोटा सा वर्कशॉप नहीं है। हमें कच्चे माल का स्रोत पूरी तरह से भरोसेमंद होना चाहिए। बोलते हुए उन्होंने फिर एक बार आह भरी, सिर हिलाया और कहा, इस मामले में मुझे अब जाकर अपने लीडर से अनुमति लेनी होगी और बाद में मैं आपसे एक लाइन सेट करने में मदद मांगूंगा। अंकल झांग जल्दी से सिर हिलाए और बोले, बिल्कुल, ये बच्चा मेरे भतीजे का दोस्त है, इसलिए मैं पूरी तरह मदद करना चाहूंगा। जीए निदेशक ने अंकल झांग का हाथ मिलाया और फिर उनसे विदा ली। जेयांग यून्युआन जब सियोल सिटी यूनिवर्सिटी से बाहर आई, वह सीधे स्टोव की ओर चली गई। 10 दिन से ज्यादा की सजावट के बाद स्टोव अब अच्छे से तैयार था। बस कुछ सजावट, बर्तन और कुर्सियों का इंतजार था। जेयांग यून्युआन जब स्टोव में आई तो उसने देखा कि 2 युवा लड़कियां वू जिउमेई और उनकी दादी के सामने खड़ी थीं। उम्र लगभग 20 साल की, साधारण कपड़े पहने, बाल चमकदार चोटी में बंधे हुए थे। वू जिउमेई उनसे बात कर रही थी। जेयांग यून्युआन ने हुओ श्यानचेन की तरफ देखा, जो उनके पास बैठा था, और आंखों से पूछा। हुओ श्यानचेन धीरे से बोला, ये वे वेटर हैं जिन्होंने आज नौकरी के लिए आवेदन किया था। स्टोव के खुलने से पहले 2 शेफ और 2 वेटर रखने की योजना थी। पहले तो उन्होंने सोचा था कि इतने लोग खोजने हैं, लेकिन फिर सोचा वू जिउमेई और दादी बहुत व्यस्त हो जाएंगी, इसलिए पहले कुछ ही लोगों को रखा जाए ताकि दोनों को आराम भी मिल सके। जेयांग यून्युआन हुओ श्यानचेन के पास बैठ गई और देखा कि वू जिउमेई लड़कियों से कुछ सामान्य सवाल पूछ रही थी, ये देखने के लिए कि क्या वह यहाँ काम के लिए सही है। इंटरव्यू के बाद वू जिउमेई पूरी तरह संतुष्ट थीं। वे वेतन तय करने के बाद दोनों लड़कियों को अकेला छोड़ने का फैसला किया। जब वू शिवमेई ने उन दोनों लड़कियों का इंटरव्यू लिया तो उसने उन्हें बताया कि वे महीने के अंत तक काम पर आ सकती हैं। दोनों लड़कियों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नौकरी मिलना इतना आसान होगा। कुछ ही शब्दों में उन्हें चुन लिया गया। पिछले 2 दिनों में वू शिवमेई ने कितने लोगों का इंटरव्यू लिया, ये तो उन्हें नहीं पता था, लेकिन इन दोनों लड़कियों ने उसे बेहद संतुष्ट कर दिया। दोनों लड़कियों ने आभार व्यक्त करते हुए अलविदा कहा, तो जेयांग यून्युआन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और बोली, क्या ये लोग ठीक हैं? अगर आपको नहीं लगे कि ये सही हैं, तो हम अभी फिर से चुन सकते हैं। वू शिवमेई ने हाथ हिलाया और कहा, ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं, इन्हें तुरंत रख सकते हैं। जेयांग यून्युआन ने ये देखकर और कुछ नहीं कहा। सारे कर्मचारियों का भुगतान हो जाने के बाद उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग की। मीटिंग के बाद सभी घर जाने की तैयारी करने लगे। वू शिवमेई ने दरवाजा बंद करते हुए देखा कि हु शियानचेन स्कूल लौटने ही वाले हैं, तो उसने जल्दी से उन्हें आवाज लगाई, यू, अगर तुम ठीक हो तो हमारे साथ वापस चलोगे। तुम्हारे अंकल वान ने घर पर खाना तैयार कर लिया है, चलो वापस खाना खा लो। ये सुनकर हु शियानचेन ने जेयांग यून्युआन की ओर देखा, तुरंत सिर हिलाया और कहा, तो फिर मैं शर्म नहीं करूंगा। हमारे सामने शर्म क्यों कर रहे हो? वू शिवमेई ने बेफिक्र होकर कहा। दिल में उसने हु शियानचेन को अपने ही बच्चे की तरह मान लिया था। चून की थोड़ी देर हो गई थी, दादी अपने चचेरे भाई के घर नहीं गईं, बल्कि उनके साथ ही वापस लौट गईं।
जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, भीतर से हंसी और बातें सुनाई दी। दादी हैरानी से पूछी, घर में कोई मेहमान है क्या? वो शिवमई ने आवाज सुनते ही समझ लिया कि यह श्री क्यू है, तो उसने जल्दी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दादी को बताया, क्यों, मैंने पहले नहीं बताया। जब लाओ वान बीमार था, वह राजधानी जाकर डॉक्टर से मिलने गया था। ये वही डॉक्टर हैं। अब ये थोड़ी देर के लिए सूजो शहर में हैं, किसी को नहीं जानते, इसलिए खाना खाने के समय हमने उन्हें आमंत्रित किया। दादी ने ये सुनकर हंसते हुए सिर हिलाया। कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि बूढ़े क्यू वान जिक्सन के साथ बातें कर रहे थे, और जब बातचीत में उत्साह आया, दोनों जोर से हंस पड़े। जैसे ही सब वापस आए, वान जिक्सन तुरंत खड़े हुए, उनका स्वागत किया और दादी को हाथ पकड़कर कमरे में बैठाया। आज कैसा रहा? कुछ काम पूरे हुए? वान जिक्सन मुस्कुराते हुए पूछे। वू शिवमई ने उन्हें बताया कि 2 वेटर का चुनाव आज फाइनल हो गया। वान जिक्सन ने ये सुनकर सिर हिलाया, वेटर तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी है शेफ का चुनाव। वू शिवमई ने कहा, हाँ, अभी तक सही शेफ नहीं मिला है। जब सही मिल जाएगा तो तुरंत निर्णय लूंगी। उद्घाटन में अभी 10 दिन हैं, तो समय रहते सही शेफ मिल जाएगा। एक रेस्टोरेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण शेफ ही होता है। अगर अच्छा शेफ नहीं है तो रेस्टोरेंट खोलना व्यर्थ है। अगर सच में नहीं मिला तो मैं 2 दिन के लिए खुद ही बना देती हूँ। घर के सामान्य पकवान बना सकती हूँ, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वू शिवमई ने कहा, रेस्टोरेंट खोलना घर का खाना बनाने जैसा नहीं है। उसे दिन में हजारों डिशेस बनानी होंगी, और तब जाकर उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तभी बूढ़े क्यू, जो अब तक चुप थे, बोले, आप लोग अभी इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक उपयुक्त उम्मीदवार के बारे में सोचा है। सभी ने शक भरी नजरों से उन्हें देखा। श्री क्यू जल्दी बोले, थोड़ी देर पहले मैं हमेशा बाहर खाना खा रहा था, लेकिन अब मैं एक शेफ से मिला हूं जो खाना बनाने में माहिर है। वह अभी हाल ही में अपने पिछले रेस्टोरेंट से बाहर आया है। अगर किस्मत साथ दे तो शायद अब कहेगा, शायद आपने अभी तक नया मालिक नहीं ढूंढा, आप इसे आजमा सकते हैं। जब जिंग युआन्युंग ने ये सुना, उसकी रुचि तुरंत जाग उठी। वह पहले किस रेस्टोरेंट में काम करता था? मैंने सोचा था कि शायद ये कोई छोटा रेस्टोरेंट होगा, लेकिन मिस्टर ची से पता चला कि यह कोई अनजान जगह नहीं थी, बल्कि सू सिटी का एक काफी प्रसिद्ध रेस्टोरेंट था। अगर उसने सच में वहां काम किया है तो उसकी तकनीक वाकई शानदार है। तो उसने आपको ये क्यों छोड़ा, ये भी बताया? जिंग युआन्युंग ने फिर पूछा। लेकिन मिस्टर ची ने सिर हिलाया, यह जताते हुए कि उसे पूरी जानकारी नहीं है। उसके अंदाज से लग रहा था कि मैनेजर ने अपने ही लोगों को पीछे से उसे दबाने के लिए लगाया था। वह कुछ समय के लिए गुस्सा नहीं कर पाया, तो उसने बस कह दिया कि नहीं, मैं नहीं रहूंगा। ये सुनकर वैन जिक्सन ने चिंता जताई, ये तो बड़े रेस्टोरेंट का शेफ है। नौकरी खोज रहा है तो निश्चित ही किसी बड़े रेस्टोरेंट में ही देखेगा। हमारे जैसे आम लोगों या इस छोटे रेस्टोरेंट को वह कैसे देख सकता है? वैन जिक्सन की चिंता बिल्कुल सही थी। ये देखकर ह्यो शानचन, जो अब तक चुप थे, मुस्कुराए और कहा, आप लोगों को शेफ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय आने पर मैं उससे संपर्क कर लूंगा। ये सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगे और एक साथ पूछे, क्या आप किसी को जानते हैं? ह्यो शानचन ने सिर हिलाया। उसकी बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। अगर कोई शेफ आपका परिचित हो तो चीजें आसान हो जाती हैं। शेफ का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, ह्यो शानचन ने धीरे से कहा। इस बात से सभी दिल में चैन महसूस करने लगे। जिंग युआन्युंग ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। खाने की मेज पर वू जीमे ने मिस्टर ची का परिचय अपनी दादी से कराया। दादी ने आभार जताते हुए चीलाव से कहा, मेरी जीमे ने बताया कि जिक्सन की बीमारी आपने ठीक की। आपका बहुत धन्यवाद। इतना कहकर उन्होंने एक ग्लास वाइन भरी, खड़े हुए और मिस्टर ची के सम्मान में टोस्ट करने ही वाले थे। मिस्टर ची ने ये देखा और झेपते हुए खड़े हुए। मैं इसकी हकदार नहीं हूँ। मैं ज्यादा जानकार नहीं हूँ, मेरे पास ऐसी कोई चिकित्सकीय कौशल नहीं है। आपके दामाद की बीमारी मेरे द्वारा ठीक नहीं हुई। वैसे भी हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने उनका ख्याल रखा। दादी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस रिकवरी की अवधि के बाद दादी की चोटें लगभग ठीक हो चुकी हैं, लेकिन चेहरे पर अभी भी कुछ चोट के निशान हैं, जो अभी कुछ समय में मिटेंगे। उन्हें देखकर एल्डर ची खुद को रोक नहीं पाए और उस दिन हॉस्पिटल में हुई मारपीट याद आ गई। तब वह कोमा में थी, यह नहीं जानती थी कि उसे पहले ही देखा जा चुका है। वह वास्तव में समझ नहीं पा रहे थे कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, और उनकी पत्नी जिसे वह इतने सालों से जानते थे, उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। अगर उनकी पत्नी अभी जीवित होती
तो वह कभी उसे इस तरह की तकलीफ में नहीं देखते, न ही मारने की इजाज़त देते। एक आदमी जो औरत को मारता है, सच में जानवर से भी बदतर है। और ऊपर से सामने खड़ी औरत इतनी दयालु और मृदुभाषी दिख रही थी, एक अच्छी बहू जैसी लग रही थी। ऐसी औरत सच में एक आदर्श पत्नी और माँ थी, जिसके साथ उसने दशकों बिताए। उस दरिंदे ने ये कैसे कर दिया, मैं समझ ही नहीं पा रहा। क्यू लाओ को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया। ये सोचकर उसे सामने बैठी दादी पर दया आ गई। जब क्यू लाओ ने उसे देखा, दादी थोड़ी ठिठकी, हाथ से अपना चेहरा छूते हुए थोड़े संदेह से पूछी, मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? उसकी आवाज़ सुनकर क्यू लाओ होश में आया और जल्दी से मुस्कुराया, नहीं। जैसे ही उसने कहा, हल्की खांसी करके अपनी शर्म को छुपाया। हु शियानचेन ने शराब का गिलास पकड़े हुए उसकी हकलाती हुई मुस्कुराहट देखी और उसके होंठों के कोने पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। जैसे ही क्यू लाओ ने सिर घुमाया, उसने हुआ शियानचेन की मुस्कान देखी, उसका चेहरा ठिठका और उसने खाली निगाह से उसे देखा, फिर नजरें फेर लीं। हु शियानचेन की मुस्कान देखकर उसकी खुशी और बढ़ गई। 3 दौर पीने के बाद सभी ने ज्यादा बात की। चेहरे पर हल्का लालिमा लिए क्यू लाओ अचानक वू शिवमेई से पूछ बैठे, तुमने अपनी माँ के पीटे जाने की बात क्या कही थी? दादी ने चॉपस्टिक्स हाथ में पकड़े, फिर अपने कटोरे का खाना खाते हुए कहा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वू शिवमेई ने हल्का सा आह भरी, लेकिन बोलने से पहले वान झिक्सिन ने बोल दिया, पुलिस स्टेशन के लोग बार बार मुझसे समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि मेरी माँ फिर से उसके पास लौट जाए, लेकिन आपने कहा था कि ऐसा काम नहीं करेगा। अगर हम फिर लौट गए तो अगली बार क्या होगा, कोई नहीं जानता। पुलिस के लोग कह रहे थे कि वू शुएई ने अपनी गलती मान ली है, उसने गारंटी पत्र लिखा है कि वह कभी माँ को नहीं मारेगा। लेकिन कौन उसकी खुद की बात पर भरोसा करेगा? कितनी बार दादी को उसने पीटा। अब दादी जाग गई है और दूरी बनाए रख रही है, वरना क्या वो अपनी गलती मानेगा? ऊपर से उसने जो गारंटी पत्र लिखा, उसका कारण ये भी हो सकता है कि सुना कि उस पर मुकदमा होने वाला है। लेकिन चाहे कितना भी लिख ले, किसी का भरोसा नहीं होगा। वान झिक्सिन की बातें सुनकर क्यू लाओ ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रही हो। ऐसा इंसान कभी नहीं सुधरेगा। अगर तुम उसे वापस जाने दोगी तो भविष्य में क्या होगा, कोई नहीं जानता। तुम्हें मुकदमा करना ही होगा। अगर जेल न भी जाए, कम से कम उसकी याद में रहेगी। सभी ने क्यू लाओ के उत्साहित शब्द सुने, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि वह स्त्री को पीटने वाले आदमी से दुखी है, और ज्यादा नहीं सोचा। जेल उसे नहीं जाएगी। वू शिवमेई ने सिर हिलाया और कहा, हमारे पिता हैं इसलिए नहीं कि मैं उन्हें जेल भेजना चाहती हूँ। मुझे उनके लिए कोई स्नेह नहीं है, जैसे उन्होंने अपनी बेटियों के लिए नहीं दिखाया। कानूनी तौर पर वह हमारे पिता हैं। अगर जेल गए तो भविष्य में युआन पर असर पड़ेगा। वू शिवमेई ने धीरे से कहा, मेरी आंटी अभी शादीशुदा नहीं है, भविष्य में क्या होगा पता नहीं, लेकिन पहले छुपे खतरे को खत्म करना जरूरी है। अगर वू शुएई जेल गए तो उनके बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। कितनी विडंबना है, पिता ने मां को चोट पहुंचाई, लेकिन उसे जेल नहीं भेज सकते क्योंकि अगली पीढ़ी प्रभावित होगी। काफी देर तक कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। इसी बीच दादी मुस्कुराई और कहा, ठीक है, आज का दिन बहुत अच्छा था, अब इन दुखद बातों को भूल जाओ और जल्दी से खाना खाओ। इतना कहकर उसने सभी को खाने के लिए बुलाया। ये देख सबने बिना कुछ कहे आपस में टासत समझ बना ली और अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। खाने के बाद वान झिक्सिन ने मिस्टर क्यू को घर छोड़ने के लिए तैयार किया और जियांग युवान ने हु शियानचेन को नीचे तक भेजा। कुछ कहना चाहते हो? हु शियानचेन ने धीरे से पूछा। वो अभी की घटनाओं से महसूस कर सकता था कि जियांग युवान के पास उसे कुछ कहने के लिए जरूर कुछ था। जियांग युवान ने सिर उठाया, उस पर नजर डालते हुए मुस्कुराए और बोली, मैं सोच रही थी, लगता है पैसे थोड़े कम हैं। पिछले कुछ दिनों से हु शियानचेन दुकान में व्यस्त रहता, जब भी समय मिलता मदद कर देता, लेकिन वह पूरा दिन वहां नहीं थी, जिससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसकी बात सुनकर हु शियानचेन ने बार बार कहा, मुझे नहीं लगता कि ये कम है, और वैसे भी मैंने सजावट के लिए थोड़े ही पैसे लिए, मुझे ये 2 अंक तक की रकम भी नहीं चाहिए। अगर वह सिर्फ इसलिए जियांग युवान के संपर्क में नहीं रहना चाहता था, तो उसे यह बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। इन चीज़ों की चिंता मत करो, अब अंदर की दुकान ठीक कर लेते हैं, और जब ओपनिंग होगी तभी गंभीरता से सोचेंगे, हु शियानचेन ने कहा। इतना कहकर जियांग युवान कुछ बोलते उससे पहले ही वह अपनी कार पर सवार हुआ और हाथ हिलाते हुए बोला, ठीक है, मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही जा रहा हूँ। कल मिलेंगे।
कहकर हाथ हिलाया और चला गया। जियांग युवान उसकी पीठ देखती रही, धीरे से सिसकते हुए घर की तरफ चली गई। वो तब तक परेशान नहीं होगी जब तक कि रेस्टोरेंट असल में खुल न जाए। घर पहुंचते ही दादी बर्तन धो रही थीं। ये देखकर जियांग युवान तुरंत आगे बढ़ी और उनकी जगह ले ली। आप आराम कीजिए, मैं संभाल लूंगी, कहते हुए उसने बिना दादी की मना करने की अनुमति लिए उन्हें सीधे लिविंग रूम के सोफे पर बिठा दिया। दादी हंसते हुए बोली, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, मेरे हाथ पैर नहीं चल सकते। ऐसा नहीं है, मैं अभी भी काम कर सकती हूँ। जियांग युवान ने उनकी बात मानी नहीं और उन्हें रोक दिया। दादी ने मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठना ही सही समझा। जियांग युवान कुछ पीच धोकर मेज पर रखी और दादी से बोली, इसे चखिए, ये पीच बहुत स्वादिष्ट है। दादी भी मान गई कि उन्होंने कभी इतनी बड़ी पीच नहीं देखी और हैरानी से बोली, अरे ये बड़ी पीच कहाँ से आई? जियांग युवान ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें चखने दिया। दादी ने सीधे कहा कि उन्हें ऐसी चीजें ज्यादा पसंद नहीं है और बोली कि ये पीच जियांग युवान के लिए रख दें। जियांग युवान तब तक मानने को तैयार नहीं थी जब तक दादी ने एक पीच खाने पर जोर न दिया। दादी उनकी बात नहीं रोक सकी, मुस्कुराते हुए एक पीच लिया और खाया। ओह, ये कितनी मीठी है, दादी ने तारीफ की, इतनी नर्म और रसदार। हमारे यहाँ सियोक सिटी में इतनी अच्छी पीच नहीं मिलती। जियांग युवान ने सिर्फ कहा कि इसे बाहर से खरीदा गया है। दादी ने 2 बाइट्स खाईं, फिर पीच लेकर किचन में गईं, चाकू से पीच आधा किया और बिना खाए आधा हिस्सा अलग रख दिया ताकि जियांग युवान बर्तन धो लें और उसके बाद खा सकें। इसे देखकर जियांग युवान या तो हंस रही थी या रो रही थी। दादी, पीच बहुत है, आप खुद खाए, जियांग युवान ने कहा। दादी ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे इतना क्या खाना। जाने से पहले मेरे नॉवल वर्ल्ड 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। ऐसे न्यूज़ स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। उसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरीज अपलोड होते हैं। आज के लिए बाय फ्रेंड्स, कल मुलाकात होगी।